हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सुपर यकीन बैच फॉर नीट 2021। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियाई और आज है इसका लेक्चर नंबर 5। और आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, काफी थ्योरेटिकल टॉपिक है ये, तो इसमें हम लोग ढेर सारी थ्योरी पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर भी पढ़ेंगे और कुछ इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं या जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन एंड दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, देन वी आर गोइंग टू डायमेंशनल एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर एनालिसिस, वो सब अपन करेंगे। उसके बाद जैसा कि मैंने पहले से बोला है कि आपका 1 जून ऑनवर्ड हम लोग यकीन में रिवीजन कह लो या कुछ अच्छे सवाल कह लो, लेवल अप सीरीज अपन चलाएंगे, कुछ LOIC सीरीज चलाएंगे, लेफ्ट ओवर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसके लिए मैं आपसे लगातार आपके फीडबैक्स मांग रहा हूँ टेलीग्राम के ऊपर। सो वहाँ पे आप मुझे ज़रूर फीडबैक दें कि कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स है ना, ऐसा नहीं कि चैप्टर बता दिया, पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो क्लियर नहीं हुए हैं, जिस पे और क्वेश्चन आप चाहते हैं। अदरवाइज मैं अपने तरफ से ही लेवल अप सीरीज चलाऊंगा, तो यकीन बैच के लिए स्पेसिफिक होगी, या तो यूट्यूब पे भी चलेगी तो उसके वीडियोस यकीन में भी रहेंगे, तो वो अभी डिसीजन ले लिया जाएगा अपन। पर उसके अंदर हम लोग कुछ अच्छे सवाल भी करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी करेंगे। शुरुआत में अपन काफ़ी स्पीड में चले गए और अभी अपने पास टाइम दिख रहा है नीट के एग्जाम के पहले, तो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं पुश करेंगे, क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको जितना कॉन्टेंट मिल रखा है यकीन बैच के अंदर आप उसे कंप्लीट करें, है ना। जितना ढेर सारा आपको पढ़ा दिया गया, जितने सवाल कराए गए हैं, DPPs हैं, पहले आप उसको बढ़िया से रिवाइज करें, स्ट्रॉन्ग कर लें। और साथ में कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, कुछ लेफ्ट ओवर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो अभी तक शायद नीट में नहीं पूछे गए हैं, जिसके 0.1% भी चांस है, उसको भी करेंगे अपन। तो शुरू किया जाए आज का लेक्चर। यस, माय नेम इज अलक पांडे, दिस इज योर ब्यूटीफुल सैप फिजिक्स वाला, और ये है आपका सिलेक्शन वाला बैच यकीन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। सो टुडेज गोल, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। पिछले लेक्चर में हमने बाइंडिंग एनर्जी समझा था, आज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और उससे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होती है देखेंगे। और न्यूक्लियर फिजन पूरा कंप्लीट टॉपिक देखेंगे, जिसके अंदर न्यूक्लियर फिजन क्या होता है समझेंगे, फिजन में एनर्जी कैसे बनती है, चेन रिएक्शन क्या होता है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड, एंड देन न्यूक्लियर रिएक्टर, इट्स डिफरेंट पार्ट्स एंड देयर फंक्शन एंड एवरीथिंग। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अब देखो, जो बाइंडिंग एनर्जी हम लोग ने पढ़ी थी, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती थी, मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय C स्क्वायर, है ना। पिछले लेक्चर में देखा था बाइंडिंग एनर्जी क्या होती थी, कि जो मास डिफेक्ट आता था उसको अपन मल्टीप्लाई करते थे C स्क्वायर से। सभी को याद होगा व्हाट वाज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी वाज इक्वल्स टू मास डिफेक्ट, है ना, मल्टीप्लाइड बाय C स्क्वायर। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती थी बेटा, कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कितनी एनर्जी रिलीज होगी जब कोई न्यूक्लियाई फॉर्म होगा, कितनी एनर्जी रिलीज होगी जब कोई न्यूक्लियाई फॉर्म होगा फ्रॉम इट्स न्यूक्लियॉन्स, है ना। क्या होता है जब न्यूक्लियॉन से न्यूक्लियाई बनता है तो मास कुछ डिसअपियर कर जाता है ना। हमने देखा था कि मान लो जैसे अल्फा पार्टिकल है, हीलियम का न्यूक्लियस, तो वो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन से बनता है। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का जो मास है और जो हीलियम के न्यूक्लियस का मास है, उनमें डिफरेंस है। हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, पर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का जो मास है वो हीलियम के न्यूक्लियस के मास से ज्यादा होता है। जब 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन कंबाइन होके हीलियम के न्यूक्लियस बनाते हैं तो कुछ मास डिसअपियर हो जाता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, और वही मास किस फॉर्म में हमें दिखता है, एनर्जी के फॉर्म में, और उसी एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। किसी न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के वक्त जो एनर्जी रिलीज हो उसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। या इसी को दूसरे तरह से भी बताया था मैंने कि अगर किसी न्यूक्लियस को हम तोड़ें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स न्यूक्लियॉन्स में, तो जो एनर्जी हमें देनी पड़े उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अगर हम हीलियम के न्यूक्लियस को हम तोड़े और उसके अंदर से एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन सबको अलग अलग कर दे, तो इधर से जब इधर जाएंगे तो क्या होगा, मास इंक्रीज करेगा, यानी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो किसी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़े उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट न्यूक्लियस, कि इस न्यूक्लियस की इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एनर्जी है, इतनी आसानी से ये टूटेगा नहीं, है ना। ये एक न्यूक्लियस है हीलियम का, अगर मुझे इसे तोड़ना है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग अलग करना है, तो मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, एंड दैट इज बाइंडिंग एनर्जी।
अब उसी के ऊपर आज चर्चा करते हैं आगे बच्चों। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हैवी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम इज 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आता है प्रोटियम, है ना। अगर सबसे लाइट एलिमेंट की हम लोग बात करें पीरियोडिक टेबल में तो वो प्रोटियम है, H11, है ना बेटा। उसकी बाइंडिंग एनर्जी 0 है। क्यों 0 है? H11 उसके अंदर क्या है बेटा, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो तो न्यूक्लियाई का पार्ट ही नहीं है। तो हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है, अब वो किसी और के साथ कंबाइन भी नहीं किया है, तो वहां कोई मास डिसअपियर नहीं होता, वहां कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं होती। बात समझो, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्या है, एक प्रोटॉन ही तो है, उसको तोड़ के भी बाहर क्या लाओगे, एक प्रोटॉन, तो ऑलरेडी एक प्रोटॉन है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कुछ है ही नहीं, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस खोखला है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के नाम पर क्या है, उसके पास एक प्रोटॉन रखा है, तो उस प्रोटॉन को तोड़ के थोड़ी ना बाहर लाओगे, वो तो अपने आप ही प्रोटॉन है, अपने आप ही कॉन्स्टिट्यूएंट ही उसके अंदर रखा है। तो हाइड्रोजन के केस में यानी प्रोटियम के केस में बाइंडिंग एनर्जी की बात नहीं की जाती। इसलिए आप देखो कहां से कहानी स्टार्ट हुई, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हैवी हाइड्रोजन, यानी बात स्टार्ट हुई ड्यूटेरियम से। जो पहला एलिमेंट है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी की हम बात करते हैं वो ड्यूटेरियम है, ना कि प्रोटियम है। यानी H11 की हम बात नहीं करते क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है, उसको तोड़ के प्रोटॉन थोड़ी ना बाहर निकालेंगे, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी 0 मानी जाती है। द बाइंडिंग एनर्जी यहां पे लिख लेते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ H11 कितनी है, 0, क्योंकि एक प्रोटॉन से ही बना है तो उसमें कोई मास डिफेक्ट होने का चांस ही नहीं है ना। मास डिफेक्ट तो तब होता था जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में कुछ इंटरैक्ट करें। पिछले लेक्चर में बताया इंटरैक्ट करते हैं तो उसकी नेगेटिव एनर्जी वगैरह वगैरह चीजें बताई थी मैंने। तो हाइड्रोजन के केस में ये चीज नहीं होती, बेसिकली प्रोटियम के केस में, हैवी हाइड्रोजन में होती है, ड्यूटेरियम के केस में, क्योंकि इसके अंदर 2 आ गए। इसके अंदर क्या है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, अलग अलग कर सकते हैं, है ना। इसके न्यूक्लियस की बात करें बेटा तो इसके न्यूक्लियस में क्या है, एक प्रोटॉन भी एक न्यूट्रॉन भी। अब दोनों को अलग अलग करने के लिए कुछ एनर्जी लगेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में कुछ ना कुछ न्यूक्लियर फोर्स होगी। मेरी बात आपको फील हो रही है, इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन और इनके बीच में क्या होगी बेटा, इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स होगी, तो भाई इसको तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी लगेगी। अब बात करें हाइड्रोजन तो बेटा इसके न्यूक्लियस में क्या है, अब इसकी बात करें तो इसके न्यूक्लियस में क्या है, सिर्फ एक प्रोटॉन है, तो क्या ही तोड़ोगे बेटा, वो तो एक प्रोटॉन ही है ना। सो प्रोटियम की कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं। सबसे पहला एलिमेंट जिसकी बाइंडिंग एनर्जी है दैट इज ड्यूटेरियम, कितनी है, 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बाइंडिंग एनर्जी जो होती है बच्चों डिफरेंट एलिमेंट्स की या डिफरेंट न्यूक्लियाई की, वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस की जाती है। एंड दैट ऑफ यूरेनियम 238 इज 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इसकी तो बड़ी ज्यादा है। अब इससे एक बात समझ में आ रही है क्या, कि जितना हैवी न्यूक्लियस लेंगे उतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी लगेगी। बात भी सही है भाई, जितना हैवी न्यूक्लियस लोगे उसके अंदर उतने सारे न्यूक्लियॉन्स होंगे और उनको सेपरेट करने में उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, है कि नहीं भाई। इसके अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, 238 न्यूक्लियॉन है, 238 न्यूक्लियॉन्स है ना। इसका एटॉमिक नंबर अगर यूरेनियम का देखें तो 92 है, ठीक है 92। तो 92 इसके अंदर प्रोटॉन हो गए और 238 माइनस 92 न्यूट्रॉन हो गए। न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकालना होता है, 92 प्रोटॉन 238 माइनस 92 न्यूट्रॉन्स, तो बड़े सारे इसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, आपस में बड़ा ज्यादा इंटरेक्शन है, तो इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसीलिए इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है। बट इससे एक मिसकंसेप्शन आ रहा है दिमाग में कि जितना हैवी न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल, ऐसा लग भी रहा है ना। देखो नेक्स्ट लाइन, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मास नंबर, ये चीज आपको दिख गई है ना। ड्यूटेरियम की बाइंडिंग एनर्जी 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यूरेनियम 238 की कितनी है, 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी। बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मास नंबर। तो यहां से ये मिसकंसेप्शन आ रहा है कि जितना हैवी न्यूक्लियाई उतना ज्यादा स्टेबल, और ये सच नहीं है क्योंकि बहुत हैवी न्यूक्लियाई स्टेबल नहीं होते हैं। इसके बाद आगे अगली लाइन देखें, दिस मीन्स दैट iron 56 mass number with binding energy 492 mega electron volt is less stable than uranium 238 with binding energy 1800 mega electron volt। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी। हम क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या हमें लग रहा है कि जो स्टेबिलिटी होती है वो बाइंडिंग एनर्जी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसा फील भी हो रहा है कि भाई जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे न्यूक्लियस को तोड़ने में। तो यहाँ से तो ये बात लग रही है कि यूरेनियम जो है जिसका मास नंबर 238 है और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो आयरन जिसका मास नंबर 56 और बाइंडिंग एनर्जी 492 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे ज़्यादा स्टेबल है। बोलो बात समझ में आई। अभी ये फील हो रहा है हमें, ये सच नहीं है बच्चों, ये फील हो रहा है हमें।
हमें लग रहा है कि जितना ज्यादा मास नंबर उतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी, ये सच है, जितना ज्यादा मास नंबर उतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी। तो क्या स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी पे डिपेंड करती है? ये डेटा तो गलत नहीं है, डेटा तो सही है, डेटा इज करेक्ट, डेटा इज करेक्ट, डेटा में गलती नहीं है, पर डेटा तो ये बता रहा है कि यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब यूरेनियम का न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है। नहीं भैया, यूरेनियम तो रेडियो एक्टिव भी होता है, और जिस आयरन की बात करें तो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है, जितने भी न्यूक्लियाई हैं उन सब में मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई आयरन का है। इसका मतलब स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी से नहीं दे सकते हैं बच्चों, स्टेबिलिटी हम देते हैं बच्चों, स्टेबिलिटी हम देते हैं, बट इन रियलिटी आयरन इज मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। रियलिटी में क्या है? आयरन इज मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। एक्चुअली बच्चों स्टेबिलिटी पता चलती है, स्टेबिलिटी पता चलती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से, पर न्यूक्लियॉन से। बेटा इसमें ये जो बाइंडिंग एनर्जी मिल रही है 1800, ये कितने न्यूक्लियॉन्स पे है? 238 न्यूक्लियॉन पे है। और इसमें जो बाइंडिंग एनर्जी मिल रही है 492, ये कितने पे है? 56 पे है। तो पर न्यूक्लियॉन यहां पे बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा अवेलेबल है, यानी इसमें से एक प्रोटॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है और इसमें से एक प्रोटॉन निकालना आसान है, क्योंकि ये 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने न्यूक्लियॉन्स के लिए है? 238 के ऊपर, और ये 492 सिर्फ 56 के ऊपर, यानी यहां से एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, की एक न्यूक्लियॉन पे कितनी बाइंडिंग एनर्जी। यही चीज मैंने अगले पेज में इस डेटा से दिखाई है। अगर हम आयरन की बात करें बच्चों तो Fe 26 एटॉमिक नंबर होता है, 56 मास नंबर, इसका मतलब 26 इसके अंदर प्रोटॉन हो गए। न्यूट्रॉन की बात करें 56 माइनस 36 तो 30 न्यूट्रॉन हो गए। ये डेटा मैं लिख के ले आया, 26 प्रोटॉन हो गए, 26 माइनस 26 56 माइनस 26 30 न्यूट्रॉन हो गए। बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? ये सही बात है, बाइंडिंग एनर्जी 492 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने कहा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी होगी? इसमें न्यूक्लियॉन कितने हैं? 56। तो हमने क्या किया? 492 को डिवाइड किया 56 से, और हमें क्या मिला? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों ये क्या चीज है? दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, यानी कि आयरन का एक न्यूक्लियॉन यदि निकालना हो, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन निकालना हो, तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहीं पे हम यूरेनियम की बात करें बच्चों, 92 238, 92 एटॉमिक नंबर, 238 मास नंबर, 92 हो गए प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों? ये माइनस ये 238 माइनस 92 से क्या मिल गया? इसके प्रोटॉन। इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये टोटल है बच्चों। ये बाइंडिंग एनर्जी कितने न्यूक्लियॉन्स की है? 238 न्यूक्लियॉन्स की है। अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की बात करें तो ये 1800 डिवाइड हो गया 238 न्यूक्लियॉन पे, तो पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी आई 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वहां से कम है। तो स्टेबिलिटी बच्चों हम किस चीज पे डिसाइड करेंगे? स्टेबिलिटी डिसाइड होगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पे। इसलिए देखो टॉपिक आज का है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो कभी भी आपको टोटल बाइंडिंग एनर्जी दी हो उससे स्टेबिलिटी नहीं चेक करना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से चेक करना है। टोटल बाइंडिंग एनर्जी देखो तो आयरन की कम है और यूरेनियम की बहुत ज्यादा है, पर इससे आप धोखा मत खाना। ये तो जाहिर सी बात है, जिसका मास नंबर ज्यादा होगा, जिसमें न्यूक्लियाई ज्यादा होंगे, उसमें बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। पर न्यूक्लियॉन जो बाइंडिंग एनर्जी आती है बेटा, वो डिसाइड करती है स्टेबिलिटी। आयरन हैज द हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इट हैज द हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आयरन इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है, और ये काफी कम स्टेबल है 7.5 के साथ। आगे चलते हैं, ये हमारे पास एक कर्व है। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंटली बना हुआ कर्व है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम खुद से बना सकते हैं इसको, मतलब रीड्रॉ कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि हमने कुछ मेजरमेंट अभी करेंगे बैठ के हम और कोई फॉर्मूला मिल जाए, कोई फॉर्मूला नहीं है ऐसा, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंटली ड्रॉन एक कर्व है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर का। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और मास नंबर का। अब जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितनी ज्यादा, वो एलिमेंट या वो न्यूक्लियाई उतना ज्यादा स्टेबल होता है।
जरा देखते हैं ग्राफ को कैसे हुआ। स्टार्ट हुआ ये हैवी हाइड्रोजन से, H2 से, दिख रहा है सबको? कहां से स्टार्ट हुआ? H2 से। मैंने कहा H1 की तो बात ही नहीं करना, उसकी बाइंडिंग एनर्जी 0। H2 से स्टार्ट हुआ और इसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी बाइंडिंग एनर्जी 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ अपना, ठीक है। तो इसके पास काफी कम बाइंडिंग एनर्जी है, डेफिनेटली ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। फिर बाइंडिंग एनर्जी शार्पली बढ़ गई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन शार्पली इंक्रीज किया और हीलियम के पास काफी हाई बाइंडिंग एनर्जी दिखी हमें 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, है ना, दिख रहा है। हीलियम आ गया सीधा, हीलियम पे कितनी है? 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, हम सीधा हीलियम पे पहुंच गए। फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन गिरी, फिर बढ़ी, फिर कार्बन की भी थोड़ी सी हाई है 7.55 के आसपास, फिर गिरी, फिर बढ़ी, फिर ऑक्सीजन की थोड़ी आई है, ऑक्सीजन की कितनी हो गई है? अप्रॉक्सीमेटली 8 के आसपास। ये सब बाइंडिंग एनर्जी आपको याद नहीं करनी है, परेशान नहीं हो। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किस में मेजर कर रहे हैं? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और नीचे क्या है? मास नंबर। तो हमने स्टार्ट किया हैवी हाइड्रोजन से, ड्यूटेरियम से, 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। हम आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े, हीलियम की अचानक से ज़्यादा हुई, फिर गिरी, कार्बन की ज़्यादा हुई, फिर गिरी, ऑक्सीजन की ज़्यादा हुई, फिर गिरी, और फिर एक कंटिन्यूअस बढ़ती हुई आयरन पे मैक्सिमा लेती हुई फिर गिर गई। कंटिन्यूअसली बढ़ती हुई कहाँ पे मैक्सिमा मिला हमें? आयरन पे 56। तो मैंने बोला ना आयरन हैज़ दी मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो आयरन पे हमें मैक्सिमा मिला, Fe 56 मास नंबर पे हमें क्या मिला? मैक्सिमा मिला। कितनी बाइंडिंग एनर्जी है बेटा आयरन की? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयरन हैज दी मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी फिर गिरते 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 हमने लास्ट में किसको दर्शाया है? लास्ट में हमने यूरेनियम 238 की भी बात की है, क्योंकि बेटा यही फिजन दिखाता है बहुत ज़्यादा, यूरेनियम 238, इसी का फिजन हमें पढ़ना भी होता है। तो यूरेनियम 238 की हमने लास्ट में बात की करते करते करते, और हमने देखा इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, आप खुद देखें कितनी है इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज नॉट दैट मच स्टेबल लाइक आयरन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कर्व थोड़ा बहुत समझ में आया। शुरुआत में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ड्यूटेरियम की काफ़ी कम है, फिर हम बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, फिर हम बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, वहाँ पे क्या था? यूरेनियम 238। फिर हम बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, फिर हमने देखा मैक्सिमा आयरन पे मिला, फिर घटते 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 यूरेनियम पे पहुंच गए। जो आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है दैट इज नियरली हाउ मच? 8.8, एंड दैट इज द मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ध्यान दें, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर। एक चीज और हमने ऑब्जर्व की कि मास नंबर 50 से 80 तक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन काफी ज्यादा है। कहां से कहां तक? मास नंबर 50 से मास नंबर 80 तक हमने देखा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू काफी हाई है ना। ध्यान से देखो, 8 के ऊपर ही है, बल्कि 8.5 के भी ऊपर दिख रही है। तो 50 से लेके 80 तक हमने देखा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन काफी ज्यादा है, मतलब ये सारे स्टेबल न्यूक्लियाई हैं। इनसे नीचे वाले भी स्टेबल नहीं हैं और इनसे ऊपर वाले भी उतने स्टेबल नहीं हैं। सो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई हमें कहाँ मिल रहे हैं बच्चों? 50 से लेके 80 मास नंबर के बीच में, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कहाँ पे आ रही है? अप्रॉक्सीमेटली 8.6, 8.5, 8.8 के आसपास। ठीक है, इस बात को अभी हम लोग समराइज करेंगे, इसको ध्यान से देख लें आप लोग, इसको ध्यान से समझ लें, दिमाग में कैप्चर करें इस इमेज को कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पहले बढ़ती है, थोड़े बहुत यहाँ पे क्या होते हैं? शार्प कर्व्स होते हैं। ये आप देखोगे अगर एग्जाम में जब सवाल आता है नीट वगैरह में, वैसे इसका एग्जैक्ट डायरेक्टली यहाँ से आया नहीं है कर्व का, पर इस कर्व का सवाल आता है तो वो क्या करते हैं? यहाँ से सीधा ऐसा बना देते हैं। वो ये नहीं दिखाते। क्या होता है कि वो न्यूक्लियाई जिसमें इवन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा डीप एक्सपेरिमेंटल डेटा है, तो इसके बारे में जल्दी एग्जाम वगैरह में बात नहीं करते। एग्जाम वगैरह में कैसा बना देते हैं कर्व? एग्जाम वगैरह में वो कर्व ऐसा बनाते हैं सीधा कि भैया ये ऐसे सीधा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पहले बढ़ी, आयरन के पास आते आते मैक्सिमा पे पहुंची और उसके बाद गिर गई। एग्जाम में ऐसे बना देते हैं। ये हुआ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन,
यहाँ लिखा मास नंबर। एग्जाम्स में ऐसे बनाते हैं कि ऐसे बढ़ी, ऐसे ऐसे बना दिया। यहाँ पे बोल देते हैं क्या है आपका, आयरन है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ एग्जाम में डायग्राम बना के दे देते हैं। तो हमने देखा जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन चेंज हो रही है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन चेंज हो रही है। जो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाइज हैं वो हमको कहाँ मिल रहे हैं, 50 से 80 के बीच में। मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई हमें कहाँ मिले, 50 से 80 के बीच में, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी अप्रॉक्स कहाँ पे आ रही है, अप्रॉक्स 8.8, 8.6, 8.5 के आसपास आ रही है। और गिरते गिरते हम कहाँ पहुँचे, यूरेनियम पे, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अप्रॉक्स 7.6 के आसपास आ रही है। क्लियर है बच्चों? तो ये भी स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं है, ये भी स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं है, ये स्टेबल न्यूक्लियाई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। कंक्लूजन्स, अब देखो कुछ पॉइंट्स हम पढ़ते हैं इसके अंदर, कंक्लूड करते हैं कहानी को। चलो, फ्रॉम A इज इक्वल्स टू 50 टू A इज इक्वल्स टू 80, 50 से 80 के बीच में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काफी हाई है बच्चों, इसलिए हमने बोला एंड दीज न्यूक्लियस आर स्टेबल, ये स्टेबल है, ये ना फिजन करेंगे, ना फ्यूजन करेंगे, ना रेडियो एक्टिविटी करेंगे, ये स्टेबल न्यूक्लियस है 50 से 80 के बीच में। और उसी रेंज में आयरन भी आता है 56 मास नंबर पे। सो ये हमारे 50 से 80 के बीच में कैसे हैं, स्टेबल न्यूक्लियाई है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ। अप्रॉक्स बेटा आप यही वैल्यू रिमेंबर करिएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट बच्चों बात करें सेकंड, Fe A is equals to 56, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैज हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, हेंस मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। आयरन जिसका मास नंबर 56 है, ये मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है। रीजन, इसकी बाइंडिंग एनर्जी हाईएस्ट है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इसका हाईएस्ट है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे बढ़ा जाए बच्चों, चलो। From A greater than 80, the binding energy per nucleon decreases slowly. For A is equals to 238, यूरेनियम में पहुंच गए, it reaches binding energy per nucleon 7.6 mega electron volt. These heavy nuclei are unstable. अब ये स्टेबल नहीं होती हैं। तो हमने देखा कि A greater than 80, जहां 80 से ऊपर पहुंचे, 80 से ऊपर पहुंचे, क्या हुआ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन गिरती गई गिरती गई गिरती गई, और यूरेनियम पे आते आते कितनी हो गई, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दीज हैवी न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होती हैं, ये फिजन करती हैं बच्चों। दे अंडरगो न्यूक्लियर फिजन टू गेन स्टेबिलिटी, ये क्या, न्यूक्लियर फिजन दिखाती हैं। फिजन में क्या होता है बच्चों, जो हैवी न्यूक्लियस होता है वो टूटकर दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई बना लेता है, कभी 2 बनाता है, कभी 3, कभी 4, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 ही बनते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन होता है, बड़ा न्यूक्लियाई टूट के छोटे छोटे स्टेबल न्यूक्लियाई बना लेता है ना। छोटे छोटे बनाएगा तो ये न्यूक्लियाई के मास नंबर 50 से 80 के बीच में आ जाएंगे, समझ रहे हो। हैवी न्यूक्लियस टूटा, भारी भरकम न्यूक्लियस था वो टूटा, ये तो अनस्टेबल है ना। टूट के छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनाया, और छोटे छोटे न्यूक्लियाई का मास नंबर कहाँ आ गया, 50 से 80 के बीच में, तो ये स्टेबिलिटी गेन करते हैं। फॉर A लेस देन 50, वो भी अनस्टेबल है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिक्रीजेस शार्पली। फॉर A इज इक्वल्स टू 2, इट रीचेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दीज लाइटर न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल है। A अगर 50 से नीचे जाएं हम, A अगर हम 50 से नीचे जाएं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बहुत तेजी से डिक्रीज की है, देखो सुर्र कटा, और कितनी हो गई इसके लिए, 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भी स्टेबल नहीं है। तो 80 से ऊपर भी स्टेबल नहीं है, 50 के नीचे स्टेबल भी नहीं है ना। दे अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन टू गेन स्टेबिलिटी, ये क्या करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो 50 के नीचे फ्यूजन और 80 के ऊपर फिजन। फ्यूजन में क्या होगा बेटा, 2 बहुत छोटे छोटे न्यूक्लियाई आपस में मिलके एक बड़ा न्यूक्लियाई बना लेंगे। अब बड़ा न्यूक्लियाई किधर होगा, स्टेबिलिटी की तरफ होगा, है कि नहीं। बड़ा न्यूक्लियाई थोड़ा सा स्टेबल होगा, यहाँ से सोचो 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलके एक हैवी न्यूक्लियस बना लें तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ जाएगी। फिर 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलके फिर एक हैवी न्यूक्लियस बना लें तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और बढ़ जाएगी। तो ये खेल चलता है।
तो यहाँ से दो प्रोसेस हमको मिले, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। अब मैं भी यहाँ पे वही वाला डायग्राम बनाऊँ जो एग्जाम में आते हैं, ऐसे करके कुछ ऐसे बनाते हैं, फिर वो ऐसे बना देते हैं, ठीक है, इस तरह का। तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे कर्व कर लेते हैं ऐसे। तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजन की, तो फिजन की बात करते हैं बच्चों। फिजन कौन दिखाते हैं? हैवी न्यूक्लियाई। तो अब अगर बात करें यूरेनियम की, तो यूरेनियम आपको यहाँ कहीं मिलेगा 7.6 पे, ठीक है, यहाँ आपको यूरेनियम मिला 238। तो क्या होता है बच्चों, ये यूरेनियम क्या करता है, यूरेनियम हो या कोई और न्यूक्लियस जो हैवी, वो क्या करता है, टूट के दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई बना लेता है। ये हैवी न्यूक्लियस है मेरे पास, ये हैवी न्यूक्लियस है। ये क्या करेगा, टूट के छोटे छोटे न्यूक्लियाई, देखो ये हैवी न्यूक्लियस है, ये टूटा और टूट के दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई बना लिया। और ये छोटे छोटे न्यूक्लियाई किधर आ गए, स्टेबिलिटी की तरफ आ गए, है ना बच्चों। इन छोटे छोटे न्यूक्लियाई का मास नंबर थोड़ा कम हो जाएगा, है ना, अप्रॉक्सीमेटली आधा आधा मास नंबर हो जाता है। ये 238 है तो डिवाइड बाई 2 कर लो, है ना, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 18, 2 9 ज़ा 18, 119, 119, 120, 120। तो ये कहीं बीच में आ गया ना, 80 के और पास तो आ ही गए, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ जाएगा। तो इस तरह से स्टेबिलिटी मिलती है न्यूक्लियर फिजन में। इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इससे ज़्यादा होगी, मास नंबर कम हो जाएगा ना जब ये टूटेगा। एक बड़ा न्यूक्लियाई टूट के छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनाया तो इनका मास नंबर कम हो जाएगा, इसमें कम न्यूक्लियॉन्स होंगे। और इतना कम, ऐसा भी नहीं हुआ कि बहुत कम हो गए, थोड़े से कम हुए, उससे क्या हुआ, ये 80 की तरफ आ गए, तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। इसी तरह से बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन की हम बात करें, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें, इसमें क्या होगा बच्चों, दो बहुत ही लाइट न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई ये ले लिया, एक न्यूक्लियाई ये, दोनों मिलकर क्या बना लिए, एक हैवी न्यूक्लियस बना लिए। मास नंबर बढ़ा और साथ में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी बढ़ गया। एक मान लो लाइटर न्यूक्लियाई ये ले लिया हमने ड्यूटेरियम, एक लाइटर न्यूक्लियाई यहाँ से लिथियम उठा लिया, दोनों आपस में मिल गए और मिलके कोई हैवी न्यूक्लियस बना लिया। तो ये भी क्या मिल रहा है बेटा आपको, देखो मास नंबर बढ़ रहा है और साथ में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी बढ़ रही है। ये ऊपर क्यों बढ़ा रहे हैं सर? हाँ सर, इसको ऊपर क्यों बढ़ा रहे हैं, ऊपर क्यों बन गया या ऐसे सीढ़ी क्यों चढ़ रहा है? अरे यार ये देखो कोई न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर मान लो इसका 2 है, ये कोई न्यूक्लियस इसका मास नंबर मान लो 3 है, तो ये न्यूक्लियस हो जाएगा, इसका मास नंबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बेटा जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी क्या हो रही है, स्टार्टिंग में बढ़ रही है। तो ये हो गया न्यूक्लियर, ये एग्जाम्पल दे रहा है इसलिए मिटा दिया। ये हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन की कहानी कि दो छोटे छोटे वेरी लाइट न्यूक्लियाई, वेरी लाइट विच आर वेरी अनस्टेबल, आपस में मिलके एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फ्यूजन की बात तो अगले लेक्चर में करेंगे, आज फिजन की बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसके पहले कुछ सवाल कर लिया जाए। 1993 सवाल क्या है, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज मैक्सिमम इन दी केस ऑफ, सभी को पता है मैक्सिमम किसकी है, आयरन की होती है। कितनी होती है, वैल्यू भी आपको याद हो गई है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बेटा A इज इक्वल्स टू 50 से लेके A इज इक्वल टू 80 तक सभी की अच्छी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होती है। कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट 1989, द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियॉन इनसाइड एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज अबाउट। द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी नहीं पूछा है, किसकी पूछी है, न्यूक्लियॉन की पूछी है। द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियॉन, किसी न्यूक्लियॉन की बात की है, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पूछ लिया इन्होंने, है कि नहीं। द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियॉन, यानी किसी एक न्यूक्लियॉन की है, इनसाइड एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज अबाउट 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 अर्ग, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये थोड़ा सा सुनने में सही लग रहा है, बाकी सब तो बहुत दूर लग रहे हैं। ना 8 अर्ग हो सकता है, ना 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है, राइट, ना 8 जूल हो सकता है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियॉन यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो सकता है। नेक्स्ट बच्चों 2010 क्या सवाल है, द मास ऑफ लिथियम न्यूक्लियस इज 0.042 म्यू यानी AMU लेस देन द सम ऑफ द मास ऑफ ऑल इट्स न्यूक्लियॉन्स।
द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लिथियम न्यूक्लियस इज नियरली। तो बेटा देखो पहले पार्ट में हमको मास डिफेक्ट दे दी है, क्या? द मास ऑफ लिथियम न्यूक्लियस इज 0.042 AMU लेस देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल इट्स न्यूक्लियॉन्स। तो पहले पार्ट में हमें क्या बताया है कि जब लिथियम बनता है, इसके अंदर क्या है बेटा? 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन मिले और क्या बना दिए? लिथियम बना दिए। यहां से यहां जाते हो बेटा क्या होगा? कुछ मास डिसअपियर करेगा, और वही आपको बताया है। ध्यान से सवाल पढ़ो फिर से, क्या है? द मास ऑफ लिथियम न्यूक्लियस इज 0.042 AMU लेस देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल इट्स न्यूक्लियन। तो यहां से जाते कितना मास डिसअपियर किया? जो मास डिफेक्ट है वो कितना है? 0.042 AMU एटॉमिक मास यूनिट। हमसे क्या पूछी है? द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो पहले बाइंडिंग एनर्जी निकाल लें बच्चों। बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है? डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, अगर जूल्स में चाहिए। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है, बाइंडिंग एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा M इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और डेल्टा M किस में रखना होता है? AMU में रखना होता है। तो डेल्टा M मेरे पास 0.042 है, क्या एक पेज और है? 0.042 है इंटू 931.5। सो बाइंडिंग एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली 0.042 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर बेटा हमें तो क्या चाहिए? हमें चाहिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो पर न्यूक्लियन करना पड़ेगा। अब लिथियम के अंदर कितने न्यूक्लियन हैं? गिन लो, दे रखे हैं वैसे। पर न्यूक्लियन लिथियम के अंदर कितने न्यूक्लियन हैं? 7। 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन, तो 7 न्यूक्लियन है इसके अंदर। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी है 0.042 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये टोटल है। पर न्यूक्लियन में 7 से डिवाइड कर लिया, ठीक है। 7 × 7 0 0 0 7 6 42, 6 से मल्टीप्लाई कर लें, 6 5 30, 3 ये हासिल, 6 1 6 और 3 9, 6 3 18 बन गया हासिल, 6 9 18 और 1 19, यही आएगा। 6 5 30, 3 6 1 6 3 9, 6 3 18 बन गया, 6 9 ये गलत कर दिया, 6 9 54, देखो तो कैलकुलेशन इधर उधर हो गई। 6 5 30 बन गया 3, 6 1 6 और 3 9, 6 3 18 बन गया हासिल, 6 9 54 और 55, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5.589 भी लिख सकते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन देखें, 5 पॉइंट ये रहा 6 अप्रॉक्स 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 क्या पूछ रहे हैं? द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लिथियम एंड हीलियम न्यूक्लियाई आर 5.60 mega electron volt and 7.06 mega electron volt respectively. In the nuclear reaction, lithium plus protium gives helium and helium plus Q. The value of energy Q released is, Q की वैल्यू क्या होगी? तो बेटा Q क्या है? एनर्जी फैक्टर है। तो Q क्या होता है बेटा? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, सिंपल, जो केमिस्ट्री में करते हैं, माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ये तो हम लोग केमिस्ट्री के अंदर भी लिखते हैं। किसी भी रिएक्शन की एनर्जी क्या होती है? प्रोडक्ट्स की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। सो Q एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस, आ जाओ बच्चों, अब देखिए जरा, अपने पास लिथियम है Li73, हाइड्रोजन है प्रोटियम H11, गिव्स हीलियम 4 2 और एक और हीलियम 4 2। हमको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताई है। ठीक है, लिथियम की कितनी है? द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लिथियम 5.60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लिथियम एंड हीलियम, हीलियम की कितनी है? 7.06
7.06, इसकी भी 7.06 एंड एज आई टोल्ड यू कि प्रोटियम की कितनी होगी बेटा, 0 हो जाएगी, इसकी कोई बाइंडिंग एनर्जी की बात ही नहीं कर सकते। तो बेटा यहाँ पे टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी बेटा, ये तो पर न्यूक्लियन है, ये भी पर न्यूक्लियन, ये भी पर न्यूक्लियन है ना, एक न्यूक्लियन की, इसके अंदर कितने न्यूक्लियन है, 7, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी 7 × 5.6, इसकी हो जाएगी 4 × 7.06 और इसकी हो जाएगी 4 × 7.06। तो बेटा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स कितनी हो गई, 4 × 7.06 दो बार, तो 2 × 4 × 7.06 माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट 7 × 5.6। सही है, लिथियम की कितनी दे रखी है 5.6, हीलियम की 7.06, कितना हो गया 2 4 8, 8 6 48, 4 यहाँ आया, 8 7 56 माइनस ये 7 6 42, 4 गया, 7 5 35 और 4 39, माइनस कर लेते हैं बेटा, 8 में से 0 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 16 में से 9 गया 7 और ये 4 में से 3 गया 1, तो 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्लोजेस्ट ऑप्शन है 17.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालनी पड़ेगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमको दे रहा है। आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 1995 क्या है, द बाइंडिंग एनर्जीज पर न्यूक्लियन फॉर अ ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर x1 एंड x2 रिस्पेक्टिवली, द एनर्जी Q रिलीज्ड इन द रिएक्शन इज, इस रिएक्शन की एनर्जी पूछ रहा है, H21 प्लस H21 गिव्स हीलियम 4 2 प्लस Q। तो बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मुझे दे रखा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ड्यूटेरियम की कितनी दे रखी है, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर अ ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन की कितनी है x1 एंड अल्फा पार्टिकल इज x2, तो ड्यूट्रॉन की x1 लिख लिया और अल्फा पार्टिकल की x2, सही है, फॉर अ ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर x1 एंड x2, तो ये x1 और ये x2 हो गया। तो बेटा टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो गई, टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो गई, इसमें 2 न्यूक्लियॉन्स हैं, पर न्यूक्लियन x1 है और इसके अंदर 2 न्यूक्लियॉन है, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी हो गई 2x1। यहाँ भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन x1 है, टोटल 2 न्यूक्लियॉन्स हैं तो 2x1, यहाँ x2 है और टोटल न्यूक्लियॉन्स 4 न्यूक्लियॉन है, सो 4x2 हो गई। बेटा Q क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, तो बेटा प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी हो गई 4 टाइम्स ऑफ x2 माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट 2x1 प्लस 2x1 कितना हो गया 4 टाइम्स ऑफ x1, तो 4 कॉमन x2 माइनस x1, ऑप्शन बी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये हो गई कहानी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियर फिजन की, आज न्यूक्लियर फिजन पढ़ेंगे और कल न्यूक्लियर फ्यूजन देखेंगे। Nuclear fission is a nuclear reaction in which a heavy nucleus splits into 2 or more smaller lighter nuclei। मैंने बता दिया न्यूक्लियर फिजन क्या है, जिसमें एक हेवी न्यूक्लियस टूट के 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनाता है। The 2 or more nuclei produced are often of comparable size। जो 2 न्यूक्लियाई बनते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा नहीं है ना, आर ऑफन, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज, जरूरी नहीं है, कंडीशन नहीं है कोई, देखो ये बड़े रैंडम प्रोसेस है ना, तो कुछ भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो 2 न्यूक्लियाई बनते हैं, ऐसा नहीं है कि एक का मास नंबर 140 है तो दूसरे का मास नंबर 20 आ रहा है, इतना डिफरेंस नहीं कि एक बहुत बड़ा बन गया एक बहुत छोटा बनता है। जैसे इंड्यूस्ड फिजन जो होता है, जो रेडियो एक्टिविटी है, वो भी एक तरह का न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन ही है, वहाँ होता है, बट जो न्यूक्लियर फिजन फेमस हैं, जो नॉर्मल रिएक्शंस हैं, उनके अंदर कंपेरेबल न्यूक्लियाई बनते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट फिजन्स आर बाइनरी फिजन्स, ठीक है, तो बाइनरी मतलब कि 1 से 2 ही बनते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर बाइनरी, की एक न्यूक्लियाई टूटकर 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम बाइनरी होते हैं। 4 आउट ऑफ 1000 आर टर्नरी,
1000 फिजन रिएक्शन में से कोई 4 रिएक्शन ऐसे होंगे जिसमें एक बड़ा न्यूक्लियस टूटकर 3 डिफरेंट न्यूक्लियाई बनाएगा। तो टर्नरी फिजन आर नॉट दैट कॉमन। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाइनरी ही पढ़ेंगे। हम लोग तो एक ही न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ते हैं, एक ही न्यूक्लियर फिजन पढ़ते हैं, सॉरी। और उसके बाद हम लोग कहानी समझ लेते हैं, मैथ समझ लेते हैं पूरी, ठीक है। तो मोस्ट फिजन रिएक्शन कैसे होते हैं, बाइनरी, 2 न्यूक्लियाई बनते हैं। टर्नरी भी हो सकते हैं, ठीक है, 1000 में से कोई 4 रिएक्शन टर्नरी होते हैं। अब आगे हम लोग 2 तरह के फिजन, स्पॉन्टेनियस फिजन एंड इंड्यूस्ड फिजन। हमें ये पढ़ना है बच्चों, ये हमारे सिलेबस में है, सवाल यहीं से आता है, इंड्यूस्ड फिजन से। और एक है स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस जो खुद से हो जाए, है ना, अकर्स इटसेल्फ, अकर्स इटसेल्फ। अगर मैं कोई आपको अल्फा डीके दिखाऊं तो वो भी न्यूक्लियर फिजन होता है ना, दिखा है, रेडियो एक्टिविटी। स्पॉन्टेनियस फिजन इज रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। अल्फा डीके फिजन का एग्जाम्पल है, यस, अल्फा डीके इटसेल्फ इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फिजन। देखो जरा ध्यान से, एक बड़ा न्यूक्लियाई है, पेरेंट टूट के बना, एक अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियाई, और प्लस एक डॉटर न्यूक्लियाई। तो बेटा दो न्यूक्लियाई तो बने हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस ही तो होता है। तो एक पेरेंट न्यूक्लियस टूटकर 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाया। बात यह है कि ये बहुत छोटा हो गया, एक न्यूक्लियाई बहुत छोटा होता है। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, व्हाट इज अल्फा, इट इज हीलियम न्यूक्लियस। तो एक हीलियम न्यूक्लियस बना, एक डॉटर न्यूक्लियस बना, तो दोनों न्यूक्लियस ही तो हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि अल्फा इमेजन भी अपने आप में किसका एग्जाम्पल है, अपने आप में न्यूक्लियर फिजन का एग्जाम्पल है। बट इसको प्रॉपर्ली न्यूक्लियर फिजन नहीं कह सकते, क्योंकि जनरली न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है जो न्यूक्लियाई टूट के बने वो कंपेरेबल मासेस के हों। तो इसके बारे में हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। अब हम लोग आ गए इंड्यूस्ड फिजन में, जिसमें हम न्यूक्लियाई पे फिजन कराते हों, है ना, कुछ हमें एफर्ट डालना पड़े। इंड्यूस्ड फिजन जो हमें कराना पड़े, है, जो हमें कराना पड़े। तो उसमें क्या करते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं, हैवी न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन मार देते हैं, कई बार एक अल्फा पार्टिकल मार देते हैं, कई बार एक प्रोटॉन मार देते हैं। और उस पार्टिकल को मारने से जैसे ही वो पार्टिकल हैवी न्यूक्लियस के अंदर घुसता है, न्यूक्लियस के अंदर ऑलरेडी भीड़ थी ढेर सारे न्यूक्लियॉन्स की, एक पार्टिकल बाहर से आया, धड़ाम धड़ूम करता है और न्यूक्लियस को 2 पार्ट में तोड़ देता है। स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियाई बाय न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। इसके अंदर भी बच्चों हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर भी हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियाई बाय न्यूट्रॉन ही पढ़ेंगे। बट यस, प्रोटॉन के हेल्प से भी न्यूक्लियर फिजन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल से भी। एक बड़ा सा न्यूक्लियाई रखा, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हैं, अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिविटी कर रहा है, धीमे धीमे स्टेबिलिटी मिल रही है, रेडियो एक्टिविटी, हाँ ठीक है, हाँ अल्फा निकल जा बीटा, थोड़ा मैं स्टेबल, थोड़ा मैं स्टेबल। अचानक से बाहर से एक बड़ा पार्टिकल आया, ये बड़े पार्टिकल न्यूट्रॉन वगैरह आए, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे छोटे ना, बड़ा पार्टिकल न्यूट्रॉन आया, इसके अंदर घुसा, स्पीड में आया, थोड़ा सा थर्मल एनर्जी लेके इसके अंदर घुसा, और घुस के इसके अंदर थाड़ भोड़ और पूरा न्यूक्लियाई टूट के 2 मोर स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया। तो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फिजन, हम कौन सा फिजन पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन के द्वारा कराया गया हुआ फिजन। देखो पहले ये तो भूल जाओ कि ये हम पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस फिजन। इसकी क्या बात करें, अल्फा डीके का सारा मैकेनिज्म मैं आपको इन डिटेल बता चुका हूँ, तो इसकी तो अब हम बात करने वाले नहीं हैं। और वैसे भी इसको न्यूक्लियर फिजन में रखना कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि एक न्यूक्लियाई बहुत छोटा बन रहा है। हम बात करेंगे न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फिजन की, किसकी, यूरेनियम की, जिसकी इतनी देर से बात कर रहे थे, यूरेनियम 238 की, 235 की। 238 तो अपना नॉन फिजाइल हो जाता है, वो फिजनेबल नहीं है, इसलिए हम लोग 238 की बात नहीं कर रहे हैं। नॉन फिजाइल मतलब सर उसका फिजन नहीं होता है, पर बड़ी दिक्कत है, मतलब उसके लिए फास्ट न्यूट्रॉन चाहिए होते हैं, और जो नेक्स्ट जनरेशन के न्यूट्रॉन होते हैं फिर वो स्लो हो जाते हैं, तो फिर आगे रिएक्शन कराना पॉसिबल नहीं है, चेन रिएक्शन के लिए अच्छा नहीं, इसलिए उसको हम नहीं पढ़ते, छोड़ो। तो हम पढ़ने जा रहे हैं यूरेनियम 235, एटॉमिक नंबर 92। ये हमारे पास यूरेनियम का न्यूक्लियाई है। हमने एक न्यूट्रॉन इसके अंदर दे मारा। ये न्यूट्रॉन बड़ा खास है, ना इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ना इसकी एनर्जी बहुत कम है। एक पर्टिकुलर लेवल की एनर्जी इसको चाहिए, जिसको हम बोलते हैं क्या, थर्मल एनर्जी या थर्मल न्यूट्रॉन।
जो थर्मल एनर्जी के लेवल पे हो, वो क्या है हमारी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक लिखा है, बट एग्जाम में आपको ये फिगर देखने को ज्यादा मिलती है। तो हमें क्या चाहिए, एक थर्मल न्यूट्रॉन चाहिए जो बहुत तेज ना चले। भाई बहुत तेज चलेगा तो पे पार करके निकल गया। यहाँ पे ढेर सारे न्यूक्लियाई रखे, न्यूक्लियॉन्स रखे अंदर, आया पे हॉर्न देता वो चला गया तेजी से। और बहुत स्लो होगा तो भी अंदर नहीं जा पाएगा। तो हमें एक ऑप्टिमम एनर्जी चाहिए होती है इस न्यूट्रॉन की। वो ऑप्टिमम एनर्जी क्या है, थर्मल एनर्जी, इसको हम थर्मल न्यूट्रॉन बोलते हैं। 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच की कुछ एनर्जी है, इसको हम देते हैं और इसको हम मार देते हैं। थर्मल न्यूट्रॉन वर्ड याद रखने वाला है यहाँ से कि थर्मल न्यूट्रॉन की हमें जरूरत है। अप्रॉक्स एनर्जी अगर आपको कोई एक डेटा इसका याद रखना है तो 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रख सकते हैं। अगर आप इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दोगे तो न्यूक्लियर फिजन नहीं होगा, याद रखना। अब ये गया इसके अंदर, न्यूट्रॉन गया इसके अंदर, ये आगे देखो इसके अंदर, ये न्यूट्रॉन है, ये हमने दे मारा, ये गया इसके अंदर, ये जाके यहां बैठ गया, ये इसके अंदर गया, धाड़ जाके इस दीवार पे मारा, धड़ाम इस दीवार पे मारा, इधर मारा उधर मारा, ये दो में ब्रेक हो गया। पर जरा ध्यान से सुने, इसका मास नंबर 235 है, यानी इसके अंदर 235 न्यूक्लियॉन्स हैं, 92 प्रोटॉन्स हो गए और 235 माइनस 92 न्यूट्रॉन्स हो गए। पर जैसे ही ये न्यूट्रॉन इसके अंदर घुसेगा इसका मास नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये भी अपने आप में क्या एक न्यूक्लियॉन ही तो है। तो ये न्यूट्रॉन हमने जैसे ही इस पे मारा बेटा, इसका मास नंबर तुरंत बढ़ गया। जैसे ये न्यूट्रॉन इसके अंदर जाएगा इसका मास नंबर 1 बढ़ गया, 236, एक न्यूक्लियॉन इसके पास एक्स्ट्रा आ गया। सो बेसिकली फिजन किसका होता है, इसका होता है। टूटता ये है, याद रखना। अभी मैं इक्वेशन भी लिखूंगा, 236 टूटता है। पर हाँ, स्टार्टिंग में हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा स्टार्टिंग में जो हमारा फ्यूल जिसको बोल सकते हैं, जिसको हम यूज करते हैं, वो 235 है। U235 से मैंने स्टार्ट किया, यूरेनियम के 235 आइसोटोप से, उसके अंदर एक न्यूट्रॉन मारा, थर्मल न्यूट्रॉन। थर्मल न्यूट्रॉन की क्या प्यारी एनर्जी थी कि ना वो बाहर गया ना वो इधर रुका, अंदर जाके धड़ाम धड़ूम करने लगा। और जैसे ही अंदर गया इसका मास नंबर 1 बढ़ जाएगा, 235 से 236। अब ये अंदर गया, इसके अंदर जाके इसने तबाही मचाना स्टार्ट किया, यहाँ जाके मारा, यहाँ मारा, यहाँ मारा, यहाँ मारा, ठीक है, इधर उधर हिट किया। और इधर उधर हिट करके क्या हुआ बेटा, माफ करना, इसके अंदर ये गया, यहाँ जाके यहाँ मारा, फिर यहाँ मारा, यहाँ मारा, यहाँ मारा, ठीक है, इधर उधर अंदर बदमाशी इसने की। और इससे क्या हुआ, न्यूक्लियाई पूरा 2 पार्ट में स्प्लिट होने को तैयार हो गया। इसके बाद ये न्यूक्लियाई 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया। अब ये किन 2 पार्ट में स्प्लिट होगा, ये बड़ी प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करता है। यू कैन नॉट से कि एग्जैक्टली क्या बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 2 न्यूक्लियाई बना दिए हैं, एक बेरियम है मास नंबर 144, एक क्रिप्टन है मास नंबर 89। क्या सारे न्यूक्लियॉन पूरे हो गए? नहीं, यहाँ कितना था 236, इन दोनों को जोड़ो, 3 न्यूक्लिया कम पड़ रहे हैं, तो 3 न्यूट्रॉन बाहर निकल गए। कुछ ऐसे न्यूट्रॉन बाहर भी चितर जाते हैं, होता है ना, ऐसे बड़े घर में बहुत से लोग रह रहे हैं, अचानक से घर टूटता है ना, घर का जब बंटवारा होता है ना, बड़े घर का, तो कुछ लोग इधर घर में, कुछ लोग इधर घर में, कुछ लोग को बाहर, अरे तुम कब से पड़े थे इस घर में, तुम निकलो अपना घर बनाओ। तो 3 न्यूट्रॉन बाहर भी छटक के गिर जाते हैं, कभी 3 गिरते हैं, कभी 4 गिरते हैं, कभी 2 गिरते हैं, एवरेज 2.5 माने जाते हैं। कभी 3 न्यूट्रॉन बाहर गिरते हैं फिजन के अंदर, कभी 4 गिरते हैं, कभी 2 गिरते हैं, तो एवरेज हम मान लेते हैं 2.5 न्यूट्रॉन निकले। और ये जो प्रोडक्ट बना है बच्चों, ये कंफर्म नहीं है कि हमेशा यही बनेगा, ये भी बन सकता है, कुछ और भी बन सकता है। तो मैंने कोई एक ऐसा प्रोडक्ट लिखा जो एनसीईआरटी के अंदर भी देता है, वाला प्रोडक्ट एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन किया गया कि ये प्रोडक्ट बन सकता है। कैसे पता चलेगा क्या प्रोडक्ट बना है? यू कैन नॉट से। व्हाट यू कैन से इज द सम ऑफ मास नंबर ऑन वन साइड is equal to sum of mass number on other side, sum of atomic number on one side is equal to sum of atomic number on other side। तो ये सबसे फेमस न्यूट्रॉन इंड्यूस फिजन, इसी फिजन की हम बात करेंगे अपने पूरे फिजन की कहानी में। यूरेनियम 235 में एक थर्मल न्यूट्रॉन को अंदर मारता है, थर्मल न्यूट्रॉन अंदर घुसा, ढंग 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 किया, 235 से 236, क्योंकि एक न्यूक्लियॉन बढ़ गया है ना,
एक न्यूक्लियन बढ़ गया, एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया अंदर। फिर यूरेनियम 236 स्प्लिट किया दो डिफरेंट पार्ट्स में। यहाँ पे हमने दो डिफरेंट पार्ट बेरियम और क्रिप्टन दिखाए और ये कुछ भी हो सकते हैं। मास नंबर 144, 89, एटॉमिक नंबर 56 एंड 36 और 3 न्यूट्रॉन भी बाहर निकले हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर हम इक्वेशन लिखें, द कंपोजिशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इज अनप्रेडिक्टेबल, यही मैंने बात ही बोली, जो डॉटर न्यूक्लियाई बन रहे हैं उनका कंपोजिशन प्रेडिक्ट करने वाला कर पाना इज अनप्रेडिक्टेबल, है ना, उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया बेटा, हमने एक न्यूट्रॉन लिया, न्यूट्रॉन का मास नंबर 1, एटॉमिक नंबर 0, कोई चार्ज होता नहीं, नीचे चार्ज लिखते हैं, ऊपर मास लिखते हैं, चार्ज 0 मास 1। फिर हमने लिया यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर, 235 मास नंबर। बेटा ये इसके अंदर घुसा, जैसे इसके अंदर घुसा क्या हुआ, इसका मास नंबर बढ़ गया 236, 92। अब ये बहुत अनस्टेबल हो गया है, इसने तुरंत क्या किया, फिजन किया, और फिजन करके ये दो पार्ट में टूट गया। दो पार्ट कौन कौन से बने, एक बना मेरा बेरियम 144, 56 और एक बना क्रिप्टन 89, 36 और 3 निकल गए न्यूट्रॉन 0, 1। जरा जोड़ घटाना करते हैं बेटा, ऊपर जोड़ें, इधर 236 है या यहाँ से जोड़ लो, 235 प्लस 1 236, 236 यहाँ 144 और ये हो गया 90, 144 और 89 और 1 कितना हो रहा, 90। ये तो कम पड़ रहा है, देखें कहाँ पे गलती है, 144, 89 और 3 होगा, है ना, सॉरी, हाँ 89 और 3 1 3, हाँ 92 और 144, तो 90 और 140 हुआ 230, 234, 236, सही है ना, 3 1 3, इसमें ऐड हुआ 92, 90 और 140 230, 234 और 2 236। नीचे देखा जाए बेटा 92, 56 और 36, 50 30 80, 6 6 12, 92 बराबर। तो ये भी हो सकते हैं डॉटर न्यूक्लियाई जो यहाँ पे लिखे गए हैं, कौन कौन से, बेरियम और क्रिप्टन, 3 न्यूट्रॉन निकले, या ऐसे भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। देखो दो और एनसीईआरटी में जो दिए जा रहे हैं, यूरेनियम 236 92 यहाँ तक पहुँचे आप, इसके बाद स्प्लिट हुआ ये एंटीमनी और नायोबियम में, और साथ में 4 न्यूट्रॉन निकल गए। आप जोड़ोगे तो सम ऑफ मास नंबर दोनों तरफ बराबर होगा, सम ऑफ एटॉमिक नंबर दोनों तरफ बराबर होगा, है ना। तो डॉटर न्यूक्लियाई का कंपोजिशन एग्जैक्टली बता पाना पॉसिबल नहीं, इज अनप्रेडिक्टेबल। हो सकता हो यूरेनियम 236 92 जेनॉन और स्ट्रोंटियम में ब्रेक हुआ हो, एक 140 मास नंबर, एक 94 मास नंबर, और इस बार 2 ही न्यूट्रॉन निकले हैं। तो कभी 4 न्यूट्रॉन निकले, कभी 2 न्यूट्रॉन निकले और कभी 3 न्यूट्रॉन निकले, है ना, कभी 4 निकले, कभी 2 निकले, कभी 3 निकले, कभी क्रिप्टन और बेरियम बन रहा है तो कभी एंटीमनी और नायोबियम बन रहा है तो कभी जेनॉन और स्ट्रोंटियम। क्या बात कंफर्म है कि टोटल मास नंबर इधर का, टोटल मास नंबर इधर का बराबर, टोटल एटॉमिक नंबर इधर का, टोटल एटॉमिक नंबर इधर का बराबर, और जो न्यूक्लियाई बन रहे हैं कंपेरेबल मासेस के। अब आप कहोगे 100 133 कंपेरेबल नहीं है, ये फिर भी कंपेरेबल है। वो अल्फा डीके देख रहे थे वहां तो बहुत ही छोटा न्यूक्लियाई निकल रहा था, इसको कंपेरेबल ही बोलते हैं। 144 है और 90 है तो कंपेरेबल। तो हम मान लेते हैं बेटा ऑन एवरेज पर फिजन हम मान लेते हैं कि 2.5 न्यूट्रॉन्स निकले, 2.5 न्यूट्रॉन्स आर एमिटेड। एवरेज हमने माना 2.5 न्यूट्रॉन्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एनर्जी लिबरेटेड इन फिजन। हम बात करेंगे यूरेनियम 238 के फिजन की, अप्रॉक्स एनर्जी निकालेंगे हम लोग, बट वो डेटा बड़ा सही मैच हो जाएगा एग्जैक्ट से, अप्रॉक्स निकालेंगे, ठीक है। इसके बारे में एक बार नीट ने सवाल पूछा भी है, बट उन्होंने खुद से डेटा दे दिया था। तो अगर हम बात करें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और मास नंबर की, तो बाइंडिंग एनर्जी कुछ यूं उठती है, यूं होता है, फिर कुछ यूं कहानी चलती है, राइट, कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि यूरेनियम का न्यूक्लियस टूट के 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई बन गया, ठीक है। यहां यूरेनियम का न्यूक्लियस टूट के 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई बना लिया, ठीक है। हाँ बेटा, इसका मास नंबर अप्रोक्सीमेटली 238 की जगह 240 ले लेंगे, कुछ अप्रॉक्स बातें कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी अप्रॉक्स बात करते हैं ताकि कैलकुलेशन अपनी आसान हो जाए। 238 की जगह राउंड ऑफ कर दिया मैंने कि इसका मास नंबर
इसका मास नंबर यहीं लिख लेते हैं 240, और जो कि हम बोल रहे हैं कि करीब करीब कंपेरेबल पार्ट में टूटता है, तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों का मास नंबर बराबर है। इसको हम बोल देते हैं 120 और इसको भी हम बोल देते हैं 120, है ना, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि कंपेरेबल मासेस में ब्रेक होता है। तो अप्रॉक्स कैलकुलेशन है, देखो ये मुझे पता है कि एक 144 है सर, 190 है सर, है ना, तो अपन अप्रॉक्स कर रहे हैं कि 120 मान लेते हैं एकदम आधे आधे पार्ट में टूटा 120 एंड ए इज इक्वल्स टू 120, हाफ ऑफ पार्ट में टूट गया, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, कंपेरेबल मासेस। आइए बच्चों एनर्जी निकालते हैं कि एनर्जी का क्या खेल हुआ होगा। तो ये हमारे पास यूरेनियम है, इसको अपन बोल देते हैं X, इसको अपन बोल देते हैं Y, इसको अपन बोल देते हैं Z। सो X न्यूक्लियाई जो है, इसी नाम दे दिया, यूरेनियम की जगह X बोल दिया, अपन फिजन की ही तो बात कर रहे हैं। तो X हैवी न्यूक्लियाई जो है वो ब्रेक हुआ Y प्लस Z में। हम बात करें बच्चों यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की सबसे पहले, तो X की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कुछ हम लोग यूरेनियम के आसपास रख लेते हैं 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और Y और Z की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कुछ स्टेबल बेल्ट में दिख रही है, तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने ले ली 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी भी सेम 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मास नंबर की बात करें, इसका 240, इसका 120, इसका 120, आधा आधा हो गया है, और अप्रॉक्स एनर्जी इनकी हमने ले ली 8.5 के आसपास। ठीक है, जस्ट अप्रॉक्स वैल्यू, all this is done अप्रॉक्स। ठीक है, सब अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चलो ऐसा कुछ, ये हमारा X, ये Y, ये Z, इसका एटॉमिक नंबर 240 है ना, 238 की जगह इसका एटॉमिक नंबर 120 एंड 120। सो 8.5 में टूट गया, हमने माना है ना। जो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो 8.5 अप्रॉक्सीमेटली, 8.8 भी नहीं ली आयरन वाली, अप्रॉक्स ले ली। चलो बेटा, अगर टोटल बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो यहां कितनी हो जाएगी, 240 इंटू 7.6, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। 240 इंटू 7.6, तो इसको अपन कैलकुलेट कर लिया जाए, 240 इंटू 7.6, 1824 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी बात करें बेटा, 120 इंटू 8.5, 1020, और ये भी कितना हो जाएगा 1020। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते नहीं है, अपन को पता है कि किसमें मेजर हो रहा है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1824। तो बेटा अब बात है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई, है ना, कितनी एनर्जी रिलीज हुई। तो बेटा Q क्या था, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो एक न्यूक्लियाई की बात हो रही है बेटा, अभी एक न्यूक्लियाई तो हुआ है, 1 न्यूक्लियाई ऑफ X। तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स बेटा 1020 दो बार, 2 इंटू 1020 माइनस 1824, तो ये हो गया 0402 माइनस 1824। तो बेटा कितना हो जाएगा, 2040 माइनस 1824, दिस विल बी, 10 में से 4 गया 6, ये 3 हो गया, 3 में से 2 गया 1, 10 में से 8 गया 2, और ये 216 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो एक न्यूक्लियाई के फिजन से जो अप्रॉक्स एनर्जी निकली है दैट इज 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम एक लाइन लिखेंगे, ये भी अप्रॉक्स कहानी है। 1 न्यूक्लियाई ऑफ यूरेनियम 235 गिव्स 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑन फिजन। अब ये वैल्यू हम और थोड़ी सी राउंड ऑफ करते हुए 216 की जगह हम इसको 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लेंगे।
ठीक है, हमने इसको और राउंड ऑफ किया, सो हम करते हैं 1 न्यूक्लियाई ऑफ U235 गिव्स 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइनल अप्रोक्सीमेशन हमने 200 पे लिया है, राउंड ऑफ कर लिया। तो एक न्यूक्लियाई यूरेनियम का 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे सकता है, सिर्फ एक न्यूक्लियाई। और बेटा एक न्यूक्लियाई का मास कितना होता है? 235 क्या ग्राम AMU, यानी 235 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। बहुत ही हल्का, बहुत ही हल्का। 235 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27, इतना हल्का। और एनर्जी कितनी? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पावर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। आपने देखा होगा कि जो सबसे बड़ी डिस्कवरी है न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी है ना। अब हम बात करते हैं मास डिसअपियर्ड पर फिजन ऑफ यूरेनियम। कितना मास डिसअपियर हुआ, कितना मास गायब हुआ? बहुत आसान है बेटा। पर फिजन एनर्जी कितनी आई है? पर फिजन मेरे को एनर्जी कितनी मिली है? पर फिजन एनर्जी ऑब्टेन्ड कितनी है बेटा? अप्रॉक्स 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा सिंपल सी बात है, एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, है ना। सो एनर्जी या तो ये लगा देते हैं, एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा एम किस में? AMU में, इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी रख दो 200, तो बेटा इसकी अप्रॉक्स वैल्यू जो आएगी डेल्टा एम की, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 0.23 AMU। इतना मास गायब हुआ रिएक्शन से, इतना मास डिसअपियर हुआ सिर्फ यूरेनियम का। दिस मच मास डिसअपियर्ड। और इतने से मास के डिसअपियर होने से बच्चों एनर्जी कितनी मिली? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम परसेंटेज में बात करें, परसेंटेज ऑफ मास डिसअपियर्ड, तो बेटा कितना मास डिसअपियर हुआ? 0.23 AMU। और कितना मास लिया है हमने? एक न्यूक्लियर। अगर हम परसेंटेज मास डिसअपियर की बात करें तो हम तो पर फिजन बात कर रहे हैं। पर फिजन यानी एक न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं बच्चों। तो एक न्यूक्लियाई का मास कितना है? 235 AMU मल्टीप्लाइड बाई 100। परसेंटेज ऑफ मास डिसअपियर, जितना मास लिया था हमने, एक न्यूक्लियाई का मास कितना था? 235, उसमें से कितना डिसअपियर हुआ? 0.23 मल्टीप्लाइड बाई 100। सो बेटा दिस फिगर इज अप्रॉक्सीमेटली 0.1%। ध्यान से देखो, यहाँ से पॉइंट उड़ाओ, डबल जीरो कट जाएगा, 23 1 अपॉन 100 आएगा, तो दिस इज 0.01%, राइट। 0.23 आया ना, ये 0.23 के आसपास। ये कितना हो जाएगा? यहाँ से पॉइंट उड़ा, 0 0 23/235, इसको 230 बना लें तो 23/1/10, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.1% मास डिसअपियर हुआ। तो यूरेनियम के एक न्यूक्लियाई का कितना मास गायब हुआ? 0.1%। और एनर्जी कितनी मिली मेरे को? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहने को तो यूरेनियम, वेरी सॉरी, कहने को तो यूरेनियम के एक न्यूक्लियाई से एनर्जी मिल रही है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। कहने को तो यूरेनियम के एक न्यूक्लियाई से एनर्जी मिली है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट एक्चुअल में मास कितना डिसअपियर हुआ है? 0.1% ऑफ वन न्यूक्लियाई, है ना। कितना? 0.23 AMU। 0.1% मास डिसअपियर हुआ और इतनी एनर्जी मिली। याद रखने वाला डेटा इसमें ये वाला नहीं है, पर ये वाला है, इसको याद रखेंगे कि वन न्यूक्लियाई ऑफ U235 गिव्स 200 मेगा इलेक्ट्रॉन। बट इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा 235 AMU गायब हो गया, ये याद रखना। मास डिसअपियर्ड इज नॉट 235 AMU। यहां से ये मिसकंसेप्शन मत बनाना कि जो मास डिसअपियर है दैट इज इक्वल्स टू 235 AMU, ऐसा मत सोचना, ये गलत है ना। मास डिसअपियर्ड कितना है? 0.23 AMU। क्लियर?
चेन न्यूक्लियर रिएक्शन, अब हम बात कर रहे हैं चेन न्यूक्लियर रिएक्शन की। चेन न्यूक्लियर रिएक्शन, चेन न्यूक्लियर रिएक्शन, चेन न्यूक्लियर रिएक्शन। ये एक न्यूक्लियाई है यूरेनियम का, यूरेनियम 235। इसके अंदर मैंने एक थर्मल न्यूट्रॉन को मारा, थर्मल न्यूट्रॉन इसके अंदर गया, ये टूटा दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, और इसके अंदर से 3 न्यूट्रॉन्स और निकल के बाहर आए। दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूटा और इसके अंदर से 3 न्यूट्रॉन्स और निकले। अगर हम वाली ही इक्वेशन को ध्यान से देखें, कौन सी इक्वेशन बेटा, अगर अपन इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, ये तो दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई और 3 न्यूट्रॉन्स और निकले इसके अंदर से, ऐसे। ठीक है, यहां सामने एक और यूरेनियम का न्यूक्लियाई, ठीक है, ये हमने न्यूट्रॉन से स्टार्ट किया है, 3 न्यूट्रॉन और बने। अब क्या हुआ, इसके सामने एक और यूरेनियम का न्यूक्लियाई, इसके सामने एक और यूरेनियम का न्यूक्लियाई, इसके सामने एक और। क्यों? क्योंकि बेटा जब आप फिजन करा रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि आपको यूरेनियम का एक न्यूक्लियस हाथ में मिल जाएगा, है? न्यूक्लियस का साइज तो बहुत कम होता है, अपन ने देखा था 10⁻⁻15 मीटर, तो एक न्यूक्लियस थोड़ी ना होगा हाथ में। यूरेनियम का कुछ सैंपल होगा, यूरेनियम का एक रॉड हो सकता है ना, यूरेनियम का एक छोटा सा पीस भी हो सकता है। यूरेनियम का एक छोटा सा पीस, इतना बड़ा पीस भी लोगे, उसके अंदर हजारों करोड़ों न्यूक्लियाई होंगे, है ना। तो एक न्यूक्लियाई पे न्यूट्रॉन माना, कुछ न्यूट्रॉन्स और निकले, उसमें से 3 न्यूट्रॉन निकले, हमने वाला फिजन मान लिया जिसमें 3 न्यूट्रॉन निकल रहे थे, ये वाला पहला वाला 3 न्यूट्रॉन। तो 3 न्यूट्रॉन निकले और वो आगे जाके यूरेनियम के 3 न्यूक्लियाई से लड़े। अब ये न्यूक्लियाई भी फिजन करेंगे, ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटेगा और 3 न्यूट्रॉन यहां से भी निकलेंगे। सेम कहानी इसके साथ होगी, यस। कोशिश करता हूं मैं बनाने की। फिर और 3 न्यूट्रॉन्स निकले इसमें से, 3 इसमें से, 3 इसमें से, और ये जाके आगे फिर यूरेनियम के न्यूक्लियाई का फिजन करेंगे। दिस इज नोन एज चेन रिएक्शन। 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, समझ में आ रहा है। 1 से 3 न्यूक्लियाई पे गया, 3 से, तीनों से 3 न्यूट्रॉन निकले, 9 न्यूक्लियाइस पे पहुंच गए, 9 से 3 निकले, 27 से पहुंच गए, 27 से 81 हो जाएगा, और ये चलता जाएगा। और बेटा हर एक फिजन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल रही है। यहां से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर ये 3 के साथ हो गई 3 टाइम्स ऑफ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर ये 9 गुना हो गई एनर्जी, 9 टाइम्स ऑफ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी मल्टीप्लाई हो रही होगी, यस और नॉट। पहली बार 1 × 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकली, इसके बाद क्या हुआ, 3 टाइम्स हो गई 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, फिर क्या हुआ, फिर 9 टाइम्स हो गई, फिर 27 गुना हो जाएगी, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो आपको दिख रहा है एनर्जी लगातार मल्टीप्लाई हो रही है, और ये बड़ा तगड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है अगर कंट्रोल हो जाए तो, और कंट्रोल ना हुए तो बड़ा घातक सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर कंट्रोल कर लिया तो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे, दुनिया को एनर्जी देंगे, और अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो एटम बम बना देंगे, दुनिया का डिस्ट्रक्शन करेंगे। तो यहीं से एटम बम भी बना, यहीं से न्यूक्लियर रिएक्टर भी बना। तो कोई भी चीज़ के जो बोलते हैं 2 पहलू होते हैं, वही है ये चीज़ कि आपने भाई साहब एबंडेंस ऑफ एनर्जी क्रिएट की है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हर फिजन पे, और ये चीज़ अगर प्रोपोगेट करती गई तो ये तबाही है, और अगर कंट्रोल कर ले गए तो क्या बात है, सौगात है आपके लिए, है ना। तो अब इसी के आगे क्या कहानी है, चेन न्यूक्लियर रिएक्शन 2 तरह के, कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड। बात करते हैं दोनों की। अनकंट्रोल्ड एनर्जी कीप्स मल्टीप्लाइंग, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फिजन, हमने करीब करीब उसको 200 ले लिया, राउंड ऑफ कर लिया है। इन माइक्रो सेकेंड्स, भाई ये फिजन कब हो रहा है, माइक्रो सेकेंड्स के अंदर धड़ 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 फिजन होता जा रहा है,
भाई न्यूक्लियाई ऐसा थोड़ी ना है कि 1-1 किलोमीटर दूर रखा है, तुम सोच रहे हो जैसा डायग्राम बनाया वैसा टाइम लगेगा जाने में, 3 न्यूट्रॉन। अरे यार इतने के अंदर न्यूक्लियाई भरे पड़े हैं, वो अंदर अंदर हो रहा है, न्यूट्रॉन इतना छोटा, कहानी अंदर हो रही है, तो बिलीव नहीं कर लो इसके अंदर कितनी एनर्जी बन रही है, क्योंकि ये मास डिफेक्ट वाली एनर्जी है जिसके बारे में ज्यादा टाइम नहीं हुआ अभी इंसानियत को पता चले हुए। एटम बम जब बना था दैट वाज द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन। जब एटम बम इंसान ने बनाया तब कहा अच्छा न्यूक्लियर फिजन होता है, अच्छा वाह भाई वाह, है ना। तो ये कहानी है। तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, पर फिजन इन माइक्रो सेकेंड। एटम बम बन सकता है इससे, अनकंट्रोल्ड रखा तो एटम बम बन गया। 50 kg ऑफ यूरेनियम कैन लिबरेट 10 to the power 15 जूल्स ऑफ एनर्जी, एक पूरा का पूरा स्टेट उड़ाने के लायक। 50 kg, 50 kg कितना होता है यार, एक बोरी होती है। एक बोरी यूरेनियम अगर मेरे घर में रखा है, नहीं मेरे घर में नहीं रखा है, कहीं चली गई न्यूज़ बाहर, तो अगर मेरे घर में रखा है तो मैं पूरा का पूरा स्टेट उड़ा सकता हूं, पर मैं पूरी दुनिया को एनर्जी भी दे सकता हूं। इसकी पॉजिटिव सोच भी है, तो पॉजिटिव सोच उस तरफ है। कंट्रोल, ओनली 1 out of 3 न्यूट्रॉन इज अलाउड टू कॉज फर्दर फिजन। 3 निकल रहे थे न्यूट्रॉन, अगर उसमें से किसी तरह से 3 में से 2 को गायब कर दें, 2 न्यूट्रॉन को पकड़ लें कि तुम मत जाओ, 1 को जाने दें, तो एक फिजन के बाद एक फिजन हुआ, अगले सेकेंड भी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर यहां से फिर ये सब तो ब्लॉक हो गया ना, यहां से हमने काट दिया रास्ता, यहाँ हमने इसे लगा दिया कि तुम तो नहीं जाओगे, बस तुम जाओगे। फिर इसमें से फिर 3 निकले, हमने 2 को फिर रोक दिया, 1 को जाने दिया। तो एक फिजन से एक फिजन से एक फिजन से एक फिजन से एक फिजन, इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। यदि हम किसी तरह से 3 में से 2 को काट दें, 1 को जाने दें, तो ये एक फिजन कराएगा, फिर 3 में से 2 को काट दें, 1 को जाने दें, फिर ये एक फिजन कराएगा, एंड दिस चेन विल कंटिन्यू। क्लियर? Only 1 out of 3 न्यूट्रॉन is allowed to cause further fission। बहुत अच्छी बात है। 1 fission causes 1 fission in next generation। 1 fission causes 1 fission in the next generation। कहाँ पे होता है ये? न्यूक्लियर रिएक्टर। चलो, डिफिकल्टीज इन चेन रिएक्शन। क्या डिफिकल्टी है चेन रिएक्शन को मेंटेन करने में? इतना आसान भी नहीं है, जैसे अपन ने पढ़ा कि चेन रिएक्शन एक धड़ होता है, काफी डिफिकल्टीज भी, इतनी इजिली मैनेजेबल नहीं है। और बेसिकली हम बात करेंगे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की, क्योंकि हमें न्यूक्लियर रिएक्टर तक जाना है। तो हम बात करेंगे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में आने वाली दुविधाओं की। पहली, पुअर कंसंट्रेशन ऑफ फ्यूल U-235। बेटा जो हमें नेचर में जो यूरेनियम मिल रहा है उसमें क्या दिक्कत है? नेचर में जो हमें यूरेनियम मिल रहा है बेटा, उसमें U-238 का परसेंटेज ज़्यादा है एज कंपेयर टू U-235, बहुत ही ज़्यादा है इसका। अगर ये 1000 है तो ये 7 है, इतना डिफरेंस है, ठीक है। मतलब ये 99.3% है तो ये 0.7% है, इतना कम है ये परसेंटेज में बात करें तो 1000 जब आपको U-238 मिलते हैं तब 7 न्यूक्लियाई U-235 के मिलते हैं, और यही हमारा फ्यूल है। कुछ लोग कहेंगे इसी को यूज़ कर लो, क्या दिक्कत है यार, इसी को यूज़ कर, नेचर में ये मिल रहा है ये उठा ले, है ना। तो दिक्कत क्या है कि इसको यूज़ क्यों नहीं कर सकते? U-238 कैन नॉट बी अ फ्यूल एज इट इज नॉन फिजाइल। नॉन फिजाइल बोले तो इसको बहुत ही फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स चाहिए होते हैं फिजन कराने के लिए। इट रिक्वायर्स वेरी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। इट रिक्वायर्स वेरी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स फॉर फिजन। तो इस पे आपका उत्तर है दे दो ना, एक्सेलरेट करके दे दो न्यूट्रॉन, दे दिया। बट इसके बाद जो सेकेंड जनरेशन के न्यूट्रॉन आते हैं उनकी एनर्जी बहुत कम होती है, वो फिजन कराने लायक नहीं होते। मतलब दोनों तरफ से दिक्कत है, ये नॉन फिजाइल है, फिजन के लिए इसको हम यूज़ नहीं करते। हाँ तुम कैसे नॉन फिजाइल, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम रहने दो, नॉन फर्टाइल लैंड है, यहाँ हम घास नहीं उगाने वाले, है ना, यहाँ हम प्याज नहीं बोएंगे, यहाँ हम चावल नहीं, जो भी है यहाँ खेती नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? एक तो पहले इनको चाहिए फास्ट न्यूट्रॉन, हम दे दिए फास्ट न्यूट्रॉन, ले यार फास्ट न्यूट्रॉन, तू भी क्या याद रखेगा, कर ले फिजन।
फिजन करके जो ये अगली जनरेशन में न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं वो बड़े कम एनर्जी के होते हैं। अब उनको एक्सेलरेट करो फिर से, तो ये सब दिक्कतें हैं कि ये ओवरऑल नॉन फिजाइल है। तो यूज तो U-235 ही करना है, और U-235 के साथ चैलेंज क्या है, बहुत ही कम परसेंटेज में नेचर में पाया गया। दूसरी बात, नीड ऑफ स्लो न्यूट्रॉन्स फॉर U-235। ये कैसी दुविधा है सर, स्लो न्यूट्रॉन नहीं मिल रहा है आपको, व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? स्लो न्यूट्रॉन क्यों नहीं मिल रहा है सर? स्लो करके भेज दो न्यूट्रॉन, खेल चलता रहेगा। खेला में दिक्कत क्या है? ठीक है सर जी, आपने कहा और हमने कर दिया। हमने यहां से एक थर्मल न्यूट्रॉन भेज दिया। हमने यहां से एक थर्मल न्यूट्रॉन भेज दिया, एनर्जी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, मेगा मत लिख देना। हमने एक थर्मल न्यूट्रॉन भेज दिया, गया भाई, इसके 2 पार्ट हुए और 2 पार्ट के साथ साथ क्या निकला, 3 और न्यूट्रॉन निकले। यस, यूरेनियम 2 पार्ट में टूटा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया और 3 और न्यूट्रॉन निकले। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये जो 3 न्यूट्रॉन निकले, दीज 3 न्यूट्रॉन्स हैव अबाउट 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, यानी नेक्स्ट जनरेशन के जो इलेक्ट्रॉन है इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। पर एनर्जी बहुत ज्यादा है तो उसको कम किया जा सकता है ना, न्यूट्रॉन्स को हम किसी चीज से टकरा दें, कोलिजन करा करा के एनर्जी कम कर देंगे। तो यहां पे काम आते हैं मॉडरेटर्स। हम क्या करते हैं, इनको मॉडरेटर के मॉलिक्यूल से टकरा देते हैं, कुछ हैवी मॉलिक्यूल से इनका हम कोलिजन करा देते हैं स्लो करने के लिए। हमको कहां ले जाना है इनको स्लो करके वापस उस एनर्जी की रेंज में कि ये आगे भी जाके फिजन कर सकें। 3 के तीनों ना करें, एक तो करे भाई, एक भी नहीं करेगा तो चेन रिएक्शन नहीं बनेगा ना। फिर क्या, एक बार 200 में का इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला, खत्म कहानी है। तो एक तो करे, तो एक को करने के लिए उसको हम स्लो डाउन करते हैं, और स्लो डाउन करने के लिए बेटा हम यूज करते हैं मॉडरेटर। क्या यूज करते हैं? मॉडरेटर। मॉडरेटर के अंदर हमें वाटर यूज किया है, हमने हैवी वाटर यूज किया है, हमने ग्राफाइट यूज किया है मॉडरेटर के अंदर। इनका काम क्या है बच्चों, धीमा कर देना न्यूट्रॉन्स को, उनसे टकरा के, न्यूट्रॉन के मॉलिक्यूल जाके उनसे टकराएंगे, स्पीड धीमी हो जाएगी। तो इनका काम क्या है, स्लो डाउन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। तो प्रॉब्लम्स हैं तो उनका सोल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। थर्ड, क्रिटिकल मास ऑफ फ्यूल। अब ये क्या है? अब देखो, न्यूट्रॉन कितने भी स्लो हो, थर्मल न्यूट्रॉन की जो हम बात कर रहे हैं, थर्मल न्यूट्रॉन्स आर स्लो but still they travel at 8 times the speed of sound. तो थर्मल न्यूट्रॉन्स धीमे तो हो गए बट अभी भी बहुत धीमे नहीं है, 8 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड पे चल रहे हैं। अब मान लो जो अपने पास फ्यूल है वो एक थिन लेयर है ना, अपने पास फ्यूल की एक लेयर है, फ्यूल की थिन लेयर है। थिन लेयर बोले तो उसमें सिर्फ सिंगल सीरीज ऑफ न्यूक्लियाई हैं, एक ही सीरीज ऑफ न्यूक्लियाई, बहुत पतली लेयर है, ऐसे मान लिया। तो क्या होगा बेटा, जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है वो बाहर निकल जाएगा, इधर से आके इधर निकल गया। तो हमें क्या चाहिए, हमें थोड़ा सा मोटा फ्यूल चाहिए, ऐसा मतलब मोटा उसका फ्यूल का मास चाहिए, थोड़ा ज़्यादा मास चाहिए, है ना। पतले से हमने ऐसे फ्यूल की एक वो ले आए, शीट ले आए। अब क्या हुआ, न्यूट्रॉन 8 गुना लाइट साउंड की स्पीड पे, लाइट साउंड की स्पीड पे, तो शीट को पास कर गया। अब इसके बाद और भी सारे फ्यूल के न्यूक्लियाई होते तो आगे आने वाले न्यूक्लियाई में ये फिजन कर जाता, है ना। सो इसलिए हमको क्या रिक्वायर्ड होती है, सो न्यूट्रॉन्स कैन पास थ्रू थिन लेयर ऑफ फ्यूल। सो हमें क्या रिक्वायर्ड होता है बेटा, सो वी रिक्वायर अ मिनिमम मास डिपेंड्स अपॉन अरेंजमेंट, ना कोई फिक्स्ड मास नहीं है,
आपके अरेंजमेंट डिपेंड करता है कि आप क्या लेंथ ले रहे हो, क्या ब्रेथ ले रहे हो। मिनिमम मास इट डिपेंड्स अपॉन योर अरेंजमेंट, आप क्या लेंथ क्या ब्रेथ ले रहे हो टू स्टार्ट फिजन। तो आप क्रिटिकल मास ऑफ फ्यूल का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग द रेट ऑफ फिजन, सबसे मेन चीज। अगर आप कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की बात कर रहे हो, अगर आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, तब तो फिर भाई आप एटम बॉम्ब बना दोगे। तो ये रहा यूरेनियम, ये इसमें मैंने दे मारा न्यूट्रॉन। इसमें से 2 न्यूक्लियाई निकले होंगे और 3 न्यूट्रॉन निकले, राइट। 2 न्यूक्लियाई निकले, राइट, और 3 न्यूट्रॉन निकले इसके अंदर से, ठीक है। अब हमें कंट्रोल करना है, हम ये भी नहीं चाहते कि तीनों के तीनों जाके आगे फिजन करें। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसको कैसे कंट्रोल करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल रॉड्स। हम क्या यूज करते हैं? यूज करते हैं कंट्रोल रॉड्स। क्या यूज करते हैं? कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स बने होते हैं बेरियम के, कैडमियम के, हैफनियम के। ये क्या करते हैं बच्चों? एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रॉन को। क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया, तुम चलो इधर, और इसको बोलते हैं तुम जाओ। तो क्या होता है? कंट्रोल रहता है ना। तो जो कंट्रोल्ड रेट ऑफ फिजन है, इसको हम लोग एक फैक्टर के से भी डिफाइन करते हैं। के होता है नंबर ऑफ फिजन्स in present generation divided by number of fissions in previous generation। and we always try कि ये जो k की वैल्यू है ये नियरली 1 बनी रहे, कि नंबर ऑफ फिजन प्रीवियस जनरेशन में जितने हुए थे उतने ही नंबर ऑफ फिजन प्रेजेंट जनरेशन में भी हो, के की वैल्यू 1 बनी रहे। अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो बेटा ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होने लगेगा। के 1 से ज़्यादा है यानी प्रीवियस जनरेशन में कम फिजन हुए थे, अब फिजन ज़्यादा हो रहे हैं। और के की वैल्यू 1 से कम अगर हो रही है मतलब फिजन का रेट घट रहा है ना। के इक्वल टू 1 सही है, के ग्रेटर देन 1 मतलब रेट क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और के लेस देन 1 अगर हम बात करें तो रेट डिक्रीज कर रहा है। के इक्वल टू 1 पे हम बोलेंगे रेट क्या है? कांस्टेंट है। जितने फिजन प्रीवियस जनरेशन में थे उतने ही प्रेजेंट में हुए। और के ग्रेटर देन 1 है मतलब रेट लगातार बढ़ रहा है। तो ये कंट्रोल हम करते हैं कंट्रोल रॉड से। न्यूट्रॉन्स को हटा लेते हैं और एक न्यूट्रॉन को आगे जाने देते हैं, 2 हटा के। आ गया बेटा न्यूक्लियर रिएक्टर। ये पूरा कंप्लीट अरेंजमेंट है न्यूक्लियर रिएक्टर है। डिफरेंट पार्ट का फंक्शन और डिफरेंट पार्ट क्या क्या है समझते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये इसका मेन है। उसके बाद उधर तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का तरीका है, जो असली खेल है वो यहाँ होना है। एनर्जी प्रोडक्शन यहाँ है और ये तो कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर है। यहाँ से हीट एनर्जी बनेगी, उसको हम किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, पूरा ये दूसरा खेल है। आते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हमारे पास एक शील्डिंग है। बेटा शील्डिंग बहुत ज़रूरी है। कॉन्क्रीट शील्डिंग करते हैं हम, बहुत ही स्ट्रॉन्ग शील्डिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो यूरेनियम वो, और जो इसके डॉटर न्यूक्लियाई बन रहे हैं क्रिप्टन वगैरह, है ना। क्या बन रहा था? क्रिप्टन वगैरह ही तो बन रहा था ना, डॉटर न्यूक्लियाई। वो सब रेडियो एक्टिव है बच्चा। तो लगातार क्या करेंगे कि रेडिएशन इमिट करेंगे, गामा रेज निकलेंगी, अल्फा रेज निकलेंगी। तो अगल बगल जो भी लोग काम कर रहे हैं या उस रिएक्टर के आसपास जो लोग रह रहे हैं, आसपास से कहने का मतलब है वहाँ से 200 किलोमीटर तक दूर तक, क्योंकि रेडिएशन ट्रैवल करते हैं बहुत लंबे डिस्टेंस। तो इसलिए हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंक्रीट बनाना पड़ता है इसके अगल बगल, बहुत ही थिक, बहुत ही मोटा, 4-4 मीटर थिक, 10-10 मीटर थिक दीवार बनाई है कि रेडिएशन बाहर ना निकले। और तब भी रेडिएशन बाहर निकलती है। इसीलिए जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में जाता है दे वेयर लॉट्स ऑफ एप्रन्स ऑफ लेड, है ना। लेड बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है, तो मोटे मोटे एप्रन पहनते हैं वो लेड के। ठीक है, ये हुई कहानी।
देन यू हैव फिजन चैम्बर, वेरी सॉरी, फ्यूजन चैम्बर क्यों बनेगा अभी, फिजन चैम्बर, यहां पे अंदर फिजन होने वाला है। ये फ्यूल रॉड है, फ्यूल रॉड बोले तो क्या है, ये काले काले यूरेनियम 235, ये फ्यूल के रॉड्स लगे हुए हैं। इनके बीच में मॉडरेटर डाल रखा है, इनके बीच में हमने मॉडरेटर फिल कर रखा है। मॉडरेटर फ्लूइड के फॉर्म में होता है थोड़ा सा, तो मॉडरेटर हमने इसके बीच में डाल रखा है, जिसका काम क्या है, न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करना। ठीक है, तो हमने मॉडरेटर डाल रखा है। मॉडरेटर मैंने बता दिया आपको कि वाटर हो सकता है, ठीक है, हैवी वाटर हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है। ठीक है, हमने मॉडरेटर डाल दिया, वाटर हो सकता है, इट कैन बी हैवी वाटर एज वेल, इट कैन बी ग्रेफाइट ऑल्सो। H2O water, D2O heavy water and can be graphite। इसका काम क्या है, स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन को स्लो करना, वरना वो फिजन नहीं कर पाएंगे। ऊपर बच्चों कंट्रोल रॉड लगे हैं, ये क्या करेंगे, रेट ऑफ न्यूक्लियर फिजन को कंट्रोल करेंगे, कभी बढ़ने नहीं देंगे, है ना। 3 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, 2 को ब्लॉक करेंगे। तो ये कंट्रोल रॉड क्या करते हैं बेटा, कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जनरली ये बोरॉन के बनते हैं, कभी कैडमियम के भी बन सकते हैं, कभी हैफनियम के बन सकते हैं, बट बोरॉन कैडमियम ज़्यादा प्रेफरेबल है। ये कंट्रोल करेंगे न्यूक्लियर रेट ऑफ रिएक्शन को। ये कहानी हुई, यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, कैसे होगी आप जल्दी से देख लेते हैं, फिर आगे कहानी समझते हैं। तो बच्चों हमने क्या किया, एक न्यूट्रॉन लेते हैं, तो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन हमने लिया, विजिबल है क्या, नहीं तो विजिबल नहीं, कोई और रंग ढूंढते हैं इसके अंदर हम, नीला, हाँ ये थोड़ा विजिबल होगा मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगा। ये विजिबल है क्या, ये ठीक ठाक विजिबल है, कुछ और उठाते हैं गाढ़ा कलर, ये तो विजिबल है, वाह भाई वाह। तो ये हमने एक न्यूट्रॉन लिया इसके अंदर, और इस न्यूट्रॉन को हमने यूरेनियम के रॉड पे दे मारा। यहाँ से 3 और न्यूट्रॉन निकले, मतलब पहले तो ये टूटा होगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियाई में, और 3 न्यूट्रॉन यहाँ से और निकले। ठीक है, यहाँ से 3 न्यूट्रॉन और निकले और ये आगे गए फिशन करने, और फिर उसके बाद खेल चलता रहेगा। 3 में से 2 को ब्लॉक करते हैं, कैसे ब्लॉक करेंगे, कंट्रोल रॉड नीचे आता है, 2 को रोकता है, 1 को छोड़ देता है। देखो यार तुमको भी पता है ऐसे कैसे कि 2 को रोकें 1 को छोड़ दें, ऐसे नहीं होता है। तो इसके अंदर लगा होता है एक टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, वो टेम्परेचर सेंसर क्या करता है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर का टेम्परेचर लगातार मेजर करता रहता है। जैसे ही टेम्परेचर सेंसर देखता है कि रिएक्टर के अंदर का टेम्परेचर किसी फिक्स्ड वैल्यू से ऊपर चला गया, मतलब रेट ऑफ फिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली, सब कंप्यूटराइज्ड होता है, सब कंप्यूटराइज्ड, तो वो कंप्यूटराइज्ड तरीके से इस कंट्रोल रॉड को थोड़ा सा नीचे पुश कर देता है। जब थोड़ा सा नीचे पुश करता है, ऐसे थोड़ी ना 3 न्यूट्रॉन है यहाँ, करोड़ों न्यूट्रॉन्स होंगे यहाँ, एक न्यूक्लियाई थोड़ी ना है यूरेनियम का, इस रॉड के अंदर करोड़ों न्यूक्लियाई हैं यूरेनियम के, तो बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होंगे अंदर। वो तो पिक्चुरली आपको समझाने के लिए 3 बनाया, इस यूरेनियम के रॉड के अंदर बहुत से न्यूक्लियाई हैं। तो टेम्परेचर सेंसर क्या कहता है, कहता है यार टेम्परेचर बड़ा बढ़ रहा है, अंदर बड़ी हीट हो रही है, एक काम करो यूरेनियम का रॉड नीचे करो, अरे कंट्रोल रॉड को नीचे करो, एब्जॉर्ब करो न्यूट्रॉन। तो ये नीचे जाता है, न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, टेम्परेचर कम हुआ, अरे टेम्परेचर गिर गया भैया, पैसा बर्बाद हो रहा है, एनर्जी बनाओ। कंट्रोल रॉड को ऊपर किया, एनर्जी बनने लगी, अब सही बन रही, रोक दिया, थोड़ी देर बाद एनर्जी बन रही, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, नीचे करो। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है कंट्रोल रॉड्स का ऊपर नीचे जाने का। और ये कोई इंसान बैठ के नहीं किया, एक न्यूट्रॉन पकड़ा या एक और पकड़ लिया, ऐसे नहीं। टेम्परेचर सेंसर होते हैं, वो देखते रहते हैं। टेम्परेचर सेंसर इसके अंदर लगाया, कंप्यूटराइज्ड, वो कहता है भैया टेम्परेचर अंदर ज़्यादा हो गया, कंट्रोल रॉड को नीचे करो, एब्जॉर्ब कर लो न्यूट्रॉन को, 2 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब, 2 नहीं मतलब कुछ एब्जॉर्ब हो गया, रुक गया, रेट ऑफ रिएक्शन, अभी जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट हो गया है, अब टेम्परेचर कांस्टेंट सही है, चलने दो। गिर रहा है यार टेम्परेचर, पैसा बर्बाद हो रहा है, ऊपर उठाओ उसको, एनर्जी और बढ़ाओ, बस कांस्टेंट हो गया, ठीक है, अरे बढ़ने लगे, नीचे करो। तो ये कंटिन्यूअसली मैनेज होता है कंप्यूटराइज्ड तरीके से, ठीक है। तो ये हुई कहानी कंट्रोल रॉड की, समझ में आ गई। इनका काम क्या है मॉडरेटर का, ये न्यूट्रॉन जो निकले 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ, और हमें न्यूट्रॉन चाहिए 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मॉडरेटर के मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं, वाटर के, हैवी वाटर के, और ये न्यूट्रॉन निकले भाड़ घोड़ उनसे टकराते हैं, एनर्जी उनकी डाउन हो जाती है,
है ना, बहुत सारी एनर्जी लेके निकले हैं। मॉडरेटर के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं अंदर, उनसे ये टकराते हैं और न्यूट्रॉन्स की एनर्जी कम हो जाती है। कम हो जाती है तो फिर आगे वो थर्मल न्यूट्रॉन बन जाते हैं और आगे खेल चलता रहता है। इस तरह से इस पार्ट के अंदर हीट प्रोड्यूस्ड हुई। तो हीट तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, अब इसको कुछ यूज करने वाली एनर्जी बनाना होगा। तो हमने क्या किया कि इस चैम्बर के बाहर से कूलेंट दौड़ा दिया। क्या दौड़ा दिया हमने? एक कूलेंट दौड़ा दिया। ये कूलेंट, कूलेंट क्या हो सकता है? कूलेंट कैन बी वाटर, सबसे सस्ता कूलेंट अपने पास, सस्ता और इजिली अवेलेबल, है ना, विच हैज़ अ वेरी गुड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा जल्दी, ढेर सारी हीट एब्जॉर्ब करता है। वाटर हैज़ अ वेरी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाटर का टेम्परेचर ना ही जल्दी बढ़ता है ना ही जल्दी घटता है। तो यहाँ से आएगा, खूब ढेर सारी हीट एब्जॉर्ब करेगा। तुम गर्म हुए पानी, हम तो बहुत हीट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, है ना। 1 kg ऑफ वाटर विल एब्जॉर्ब 4200 जूल ऑफ एनर्जी टू रेज इट्स टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर एक बहुत अच्छा कूलेंट है। लिक्विड सोडियम भी हो सकता है, लिक्विड है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, सॉलिड CO2। सो इस तरह की चीज़ें हम यूज़ करते हैं कूलेंट के फॉर्म में। तो कूलेंट क्या करता है? यहाँ से एनर्जी चुराता है, दिखाई पड़ रहा है, लिक्विड Na सॉलिड CO2। तो यहाँ से एनर्जी चुराता है, यहाँ से आया, एनर्जी एब्जॉर्ब किया और यहाँ गया। अब यहाँ क्या है? यहाँ है पानी, ठंडा पानी, बढ़िया एकदम फ्रिज का पानी। तो ये क्या है? कूलेंट ने एनर्जी यहाँ से एब्जॉर्ब की। गरम 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 कूलेंट यहाँ आया, अगल बगल पानी है इसके, गरम गरम कूलेंट पाइप में दौड़ रहा है, अगल बगल पानी, और ये बहुत गरम कूलेंट है। ये कूलेंट यहाँ नाम कूलेंट है, कूलेंट का काम तो एनर्जी एब्जॉर्ब करना है, हीट। यहाँ से हीट एब्जॉर्ब किया, इधर आया, जैसे इस पाइप में दौड़ने लगा तो अगल बगल जो पानी था उसको गर्मी मिल गई। भैया कूलेंट दौड़ रहा है, कूलेंट एनर्जी लेके आया है। यहाँ से हीट ली कूलेंट ने और यहाँ गया, अगल बगल पानी ने उसकी हीट एब्जॉर्ब की और पानी किस में कन्वर्ट हो गया? स्टीम में। इस चैम्बर में देखो क्या है? वाटर है। यहाँ पंप लगा है, पंप क्या करता है? कूलेंट को लगातार सर्कुलेट करता है। ये कूलेंट यहाँ से हीट लेके आया, यहाँ पे अगल बगल पानी था, कूलेंट की हीट एब्जॉर्ब कर लिया, लाओ भाई कूलेंट हीट दो, लाओ भाई कूलेंट। कूलेंट क्या हुआ? कूल हो गया। पंप क्या करता है? चल वापस जा, फिर हीट लेके आ। तो पंप इसको वापस पुश कर देता है कूलेंट को, जाओ। पंप ने इसको वापस पुश कर दिया, ये गया, फिर यहाँ से जो हीट बन रही है उसको एब्जॉर्ब करके आया, यहाँ पे पानी का, लाओ भाई हीट दो। अब इस चैम्बर के अंदर वाटर है। वाटर है क्या? हीट एक्सचेंजर इन्होंने चैम्बर का नाम दिया है, बड़ा अच्छा नाम है, ठीक है, वेरी गुड नेम, हीट एक्सचेंजर। ठीक है, मैं रट के नहीं आया था नाम, इसलिए मैं नाम नहीं बता पाया, थोड़ा लेमैन भाषा में बता रहा था। हीट एक्सचेंजर, यहाँ पे हीट का एक्सचेंज हो रहा है तो हीट एक्सचेंजर है ना। कूलेंट से हीट कहाँ पे आ रही है? वाटर में, तो हीट का एक्सचेंज हो रहा है। सो वाटर ने इसमें से हीट एब्जॉर्ब की और हीट एब्जॉर्ब करके स्टीम बन गया, है ना। अब ये भाप बन गई, भाप बन गई, भाप बन गई, स्टीम यहाँ पे आई। यहाँ पे क्या लगा रखा हमने? एक टरबाइन लगा रखा है। अब ये स्टीम आई, इस टरबाइन को खट 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 रोटेट करा दिया स्टीम की एनर्जी ने। यहाँ से गर्म हवा आई और स्टीम आके टरबाइन पे मारी, टरबाइन टक 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 रोटेट किया। टरबाइन जब रोटेट करेगा तो उससे जुड़ा हुआ आर्मेचर कॉइल रोटेट करेगा। आर्मेचर कॉइल रखा होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो अगर आर्मेचर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगा तो क्या होगा? आर्मेचर कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा तो क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स विद द मैग्नेटिक कंडक्टर, EMF इंड्यूस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर एंड इफ द कंडक्टर इज अ क्लोज सर्किट, अ करंट इज प्रोड्यूस्ड। तो ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। बेसिकली दिस इज AC जनरेटर, नथिंग एल्स, है ना, लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो जनरेटर का यहाँ पे फिनोमेना हुआ, स्टीम आई, इसको दौड़ाई, वहाँ पे आर्मेचर घूमा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्लक्स चेंज हुआ और मस्त अपना करंट बन गया, बढ़िया बिजली बन गई। अब यहाँ से जो यूज स्टीम है, जिस स्टीम का काम हो चुका है, अब उस स्टीम को हम क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। ठंडा हो जाए स्टीम, ये तुमको फिर से यूज़ करेंगे, रीयूज़ करेंगे, फेंकेंगे थोड़ी ना बाहर। तो ये जो पानी यहाँ से, जो स्टीम यहाँ से आई, उस स्टीम को हमने क्या किया? कोल्ड वाटर दौड़ा के, और यहाँ से कोल्ड वाटर गया, स्टीम को ठंडा किया और यहाँ से हॉट वाटर बाहर भी आ जाता है। कंडेंसर लगा दिया हमने, क्या लगाया? कंडेंसर। कंडेंस करेगा स्टीम को, कंडेंसर। कंडेंसर मतलब विच कंडेंसेस दी स्टीम। तो यहाँ से स्टीम आई, यहाँ पे यूज हो चुकी है। अब इस स्टीम को क्या करें हम? एटमॉस्फेयर में छोड़ दें? नहीं, देखो दो रीजन है। एक तो इसको एटमॉस्फेयर में छोड़ना इकोनॉमिकली भी सही नहीं है, और दूसरा एनवायरनमेंट के हिसाब से भी सही नहीं, क्योंकि ये पानी जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस के आसपास रहा हुआ है। इसने कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली होगी? तुम्हें क्या लगता है? ऑस्मोसिस वगैरह नहीं हुआ होगा? पार्टिकल एक्सचेंज नहीं हुए होंगे? बिल्कुल हुए होंगे। एब्जॉर्प्शन हुआ होगा, एड्जॉर्प्शन हुआ होगा। तो ये ना बड़े कॉन्टैमिनेटेड वाटर है ये सब, इसको आप बाहर नहीं छोड़ सकते। इसे ले जाके आप किसी गैया को या भैंसे को तुम आप इसको पिला नहीं सकते इस पानी को,
है ना, रेडियो एक्टिव है ये सब चीज़ें। तो इसको रीयूज़ करना ही बेटर है, जितना हो सके इसको उतना रीयूज़ करते रहो, और इसकी डंपिंग भी बहुत ध्यान से होनी चाहिए। तो ये खैर स्टीम आई, इसको फिर हमने कंडेंसर से कूल कर लिया, यहाँ से कोल्ड वाटर डाला, यहाँ से कोल्ड वाटर गया, इसके ऊपर सर्कुलेट किया, ये ठंडी हो गई स्टीम, ठंडी होके ये कंडेंस होके क्या बन गया, वाटर बन गया, वाटर फिर अंदर गया, कूलेंट से हीट लिया, स्टीम बना, डिंग 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 बिजली, फिर यू स्टीम यहाँ पे आई, ठंडे होके वाटर बन गई, फिर यहाँ स्टीम थी। एंड दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच कीप्स ऑन रिपीटिंग। पूरी कहानी क्लियर हो गई। दिस इज व्हाट न्यूक्लियर रिएक्टर डज। आपको समझ में आ गया होगा, मेन पार्ट ये है एनर्जी जनरेशन। उसके बाद तो आप एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करोगे, कैसे हीट एनर्जी जो बनी है उसको कूलेंट एब्जॉर्ब करता है, ले जाता है, हीट एक्सचेंजर में वाटर को हीट करता है, स्टीम बनाता है, स्टीम जाके जनरेटर को रोटेट करता है। तो ये बेसिक फंक्शन था। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ लेते हैं इसके अंदर की। स्टार्ट। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो शुरू करते हैं सबसे पहले फ्यूल। तो इंडिया में जो फ्यूल यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर दैट इज यूरेनियम 235। तो वो तो हमारी बात काफ़ी देर से हो रही है कि भारत में जो फ्यूल यूज होता है दैट इज यूरेनियम 235। ठीक है, नेचुरल यूरेनियम में कितना होता है ये हमारी बात हो चुकी है, 0.7% होता है। मॉडरेटर की बात करें बेटा, तो मॉडरेटर का सिर्फ एक ही काम, न्यूट्रॉन को स्लो करना। न्यूट्रॉन को स्लो करना है मेरा काम, मॉडरेटर है मेरा नाम, है ना। तो इनका एक ही काम है, जो बहुत तेज न्यूट्रॉन निकले हैं नेक्स्ट जनरेशन वाले 2-2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले, उनको धीमा करो, है ना। थर्मल न्यूट्रॉन मारा हमने 0.025 से लेके 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले। यहाँ से यूरेनियम टूटा, 2 छोटे छोटे न्यूक्लियर और 3 न्यूट्रॉन में 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे मॉडरेटर के मॉलिक्यूल्स आ गए और उसको स्लो डाउन कर दिया। मॉडरेटर के मॉलिक्यूल्स आए और क्या किया, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कर दिया। यहां पढ़े, मॉडरेटर्स ऑलवेज स्पीड अप फिजन। सही बात है, फिजन को तो स्पीड अप करते हैं, न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करते हैं। न्यूट्रॉन को स्लो डाउन नहीं करोगे तो फिजन नहीं होगा, ये न्यूट्रॉन इतने तेज होंगे निकल जाएंगे सारे यूरेनियम रॉड्स को क्रॉस करके, कोई फायदा नहीं। तो मॉडरेटर न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करते हैं बट फिजन को स्पीड अप करते हैं। मॉडरेटर स्लो डाउन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स टू थर्मल न्यूट्रॉन। इनको स्लो डाउन करके कहाँ ले आते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन की एनर्जी पे जाते हैं। मॉडरेटर मॉलिक्यूल से टकरा कोलिजन करते करते धीमे हो जाते हैं। मॉडरेटर हेल्प्स टू कीप अप चेन रिएक्शन। सही बात है, अगर मॉडरेटर ना हो तो चेन रिएक्शन ही ना हो, इसके बाद ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स निकल जाए। वाटर, हैवी वाटर और ग्रेफाइट इसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। वाटर, हैवी वाटर एंड ग्रेफाइट। वाटर, हैवी वाटर एंड ग्रेफाइट। भारत की बात करें तो भारत में हम मॉडरेटर के फॉर्म में वाटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मॉडरेटर का काम क्या है, स्लो डाउन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स टू थर्मल न्यूट्रॉन। ये लिखा है इसका मेन फंक्शन, स्लो डाउन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स टू थर्मल न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट बच्चों, कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड का काम क्या है, कंट्रोल्स के फैक्टर। अभी के फैक्टर हम लोगों ने समझा था, तो इस के फैक्टर को ये मैनेज करके कहाँ पे लाए रहते हैं, के फैक्टर को ये कोशिश करते हैं कहाँ पे बना रहे, 1 पे बना रहे। इट कंट्रोल्स द रेट ऑफ फ्यूजन, सॉरी फिजन, फ्यूजन तो हो नहीं सकता, रेट ऑफ फिजन। कैसे कंट्रोल करते हैं, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके, है ना। इट इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल, है ना। इफ रेट ऑफ फिजन इज हायर, कंट्रोल रॉड इज लोअर्ड देन रिक्वायर्ड, है ना। इफ रेट ऑफ फिजन इज हायर देन रिक्वायर्ड, कंट्रोल रॉड इज लोअर्ड। इफ रेट ऑफ फिजन इज लोअर देन रिक्वायर्ड, रेट ऑफ फिजन बहुत कम है, सेंसर जो लगा कह रहा है टेम्परेचर गिर रहा है, तो कंट्रोल रॉड को ऊपर उठा लो, होने दो फिजन, टेम्परेचर गिर रहा है यार, रेट ऑफ फिजन कम है, उठा लो ऊपर, जाने दो न्यूट्रॉन्स को, है ना। कंट्रोल रॉड इज पुल्ड अप। अ सेंसर कीप्स द ट्रैक ऑफ टेम्परेचर इनसाइड रिएक्टर एंड ड्राइव्स द कंट्रोल रॉड अकॉर्डिंगली। और एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, बोरॉन, कैडमियम एंड हैफनियम। तो क्या खेल है बेटा इसके अंदर, खेल ये है कि सेंसर कीप्स दी, देखो दिखाई पड़ रहा है कि नहीं देख रहा हूं मैं, बोरॉन दिख रहा है, बोरॉन, कैडमियम, हैफियम। अ सेंसर कीप्स द ट्रैक ऑफ टेम्परेचर इनसाइड रिएक्टर। ठीक है, रिएक्टर के अंदर एक सेंसर लगा है जो ट्रैक कर रहा है टेम्परेचर ज़्यादा है कम। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, कंट्रोल रॉड को क्या करो, नीचे डाल दो, फिजन को धीमा करो। और टेम्परेचर कम हो रहा है तो कंट्रोल रॉड को बाहर खींच लो, फिजन को बढ़ा दो। नेक्स्ट, कूलेंट। कूलेंट का काम क्या है, हीट को एब्जॉर्ब करना और उससे वाटर को हीट करना। इट्स पर्पस इज टू एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम रिएक्टर एंड बॉइल वाटर टू स्टीम, है ना।
इट शुड हैव हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मैंने बताया पानी यूज करते हैं, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एग्जाम्पल वाटर, लिक्विड सोडियम एंड सॉलिड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर, लिक्विड सोडियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट बच्चों कॉन्क्रीट, तो कॉन्क्रीट की दीवार क्यों बनाते हैं मैंने बता ही दिया, रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के लिए। 1 मीटर थिक कॉन्क्रीट, देखो 1 मीटर बता रहे हैं, कभी 10 मीटर बनानी पड़ती है, डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टर पे, क्या बजट है, क्या जगह है, क्या लोकेशन है। थिक कॉन्क्रीट इज बिल्ड अप अराउंड रिएक्टर टू प्रिवेंट हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम स्प्रेडिंग आउट। समटाइम्स स्टील इज ऑल्सो यूज्ड, कभी कभी स्टील भी लगाना पड़ता है कॉन्क्रीट के साथ साथ। एक चीज और बताइए मैंने, सेफ्टी रॉड। सेफ्टी रॉड क्या होते हैं, ये लास्ट इमरजेंसी कॉल है, लास्ट इमरजेंसी कॉल, कि यार इतना अंदर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, कोई चीज अंदर गलती हो गई और सडनली दिखा कि टेम्परेचर धड़ 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 बढ़ रहा है, और जो कंट्रोल रॉड को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है, जो सिस्टम है जो कंट्रोल रॉड को लोअर करता है ऊपर करता है, वही फेल कर जाए किसी दिन, अंदर कोई मिसहैपनिंग हो जाए, है ना। इतनी प्रोबेबिलिटी है चीज़ों की होने की, अंदर कोई बहुत ऐसे होती नहीं है, बड़ा ही लोग ध्यान दिया जाता है। बट चेरनोबिल डिजास्टर हुआ ना, इन सब पे ध्यान, मतलब देयर वाज अ बिलीव बिफोर चेरनोबिल दैट अ न्यूक्लियर कोर, जहां पे पूरा आपका रिएक्शन हुआ है, जो रिएक्टर है, जो मेन रिएक्टर है, इट कैन नेवर ब्लास्ट। ये खून से लिखी लाइन थी, कोई मान नहीं सकता था कि भैया आपका जो रिएक्टर का मेन पार्ट है कभी ब्लास्ट हो सकता है। और चेरनोबिल में यही दिक्कत हुई, लोगों ने काफी समय तक एक्सेप्ट नहीं किया, साइंटिस्ट ने, अथॉरिटीज ने, शहर के मेयर ने, चेरनोबिल के लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि रिएक्टर का मेन पार्ट फट सकता है। उन्होंने कहा यार दूसरे पार्ट में कहीं से धुआं हुआ उड़ रहा है, कुछ नहीं हुआ है, ये रेडिएशन में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं दूसरे पार्ट में इधर उधर कहीं आग लगी है, कोर थोड़ी ना फट सकता है। कैन कोर ब्लास्ट? कोर कैन नॉट ब्लास्ट। रात को मतलब ब्लास्ट हुआ, सुबह तक किसी ने विश्वास ही नहीं किया कोर फटी है, लोग सो रहे हैं घर में, लोग आके देख रहे हैं, वाह कितना सुंदर नजारा है, धुआं, वाह भाई वाह। अंदर साइंटिस्ट की हाई लेवल मीटिंग चल रही है, शहर का मेयर आके बैठा है, आर्मी का चीफ आके बैठा है, स्टेट का डिस्कशन चल रहा है, प्रेसिडेंट को बताएं कि ना बताएं? अरे हटाओ, क्या प्रेसिडेंट को बताएंगे, इमेज खराब हो जाएगी कि कितना खराब रिएक्टर बना दिया था, मैनेज नहीं कर पाए सिचुएशन है। अगली बार यहां हम लोग को कोई प्लांट लगाने को नहीं मिलेगा, हमारी स्टेट को फंड मिलना बंद हो जाएगा एक्सपेरिमेंट्स के लिए, साइंटिस्ट को लग रहा था हमारे मेडल चले जाएंगे आगे के, हमारी डिस्कवरी खराब हो जाएगी। एक साइंटिस्ट उसके अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहा था कई दिन से, तो ये कहानी थी, और वो एक्सपेरिमेंट ऐसा कर रहा था जो नहीं करना चाहिए था, कंट्रोल्ड वे में कर रहे थे, अब कैलकुलेशन बिगड़ गई, हो गया। और ये बात काफी बाद में एक अच्छा साइंटिस्ट की टीम में से एक साइंटिस्ट लगातार बोलता रहा कि भैया कोर फट गई है, कोर फट गई है। क्यों उसने बोला कोर फट गई है? क्योंकि बाहर ग्रेफाइट गिर गया था। अगर आप पढ़ो चेरनोबिल के बारे में तो फाइनली ऐसे ही पता चला कि चेरनोबिल डिजास्टर हुआ है कि एक फायर वर्कर ने अपने हाथ में कोई पत्थर उठाया जिससे वो जल गया, और उस पत्थर का जो डिस्क्रिप्शन है वो ग्रेफाइट से मैच कर रहा था। तो ये दूर बैठे एक साइंटिस्ट ने, जो इस स्टेट का नहीं है, जिसको बुलाया गया, जो न्यूक्लियर एनर्जी का काफी स्पेशलिस्ट था, जिसको बुलाया गया चेरनोबिल संभालने के लिए, उसने दूर बैठे जब न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल पढ़ा कि वो फायर वर्कर के हाथ में जो सामान है उसका डिस्क्रिप्शन ग्रेफाइट से मिल रहा है, उसने बोला कोर फट गई है। एंड देन दे स्टार्टेड बिलीविंग अच्छा कोर भी फट सकता है। सो अगर ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कोई मिसहैपनिंग हो जाए, तो उस मिसहैपनिंग के लिए लास्ट जो ऑप्शन है अपने पास वो है सेफ्टी रॉड्स, ऐसे एनवेलप्ड सेफ्टी रॉड्स। ये भी बोरॉन के बने होते हैं, बोरॉन ही बेस्ट एब्जॉर्बर है न्यूट्रॉन का। सेफ्टी रॉड क्या करते हैं, ऐसे आके सारे यूरेनियम रॉड को ब्लॉक कर देते हैं। ये यूरेनियम का ये फ्यूल रॉड, ये फ्यूल रॉड, ये फ्यूल रॉड, इसके ऊपर सेफ्टी रॉड, इसके ऊपर आके ऐसे पाउच बन के पूरा पैक कर दिया, जाओ न्यूट्रॉन जो करना करो। सेफ्टी रॉड को न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने से मतलब नहीं है, हम आके यूरेनियम को ही पैक कर देंगे, फ्यूल ही बंद कर देंगे, पेट्रोल टंकी ही बंद कर देंगे, आग कहां लगेगी। तो सेफ्टी रॉड आते हैं, पूरा लॉक कर लेते हैं। सडनली टेम्परेचर अगर कभी राइज हुआ, अगर सडन दिख रहा है अचानक से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो अपने आप कंप्यूटराइज्ड है ये भी और मैनुअल भी है, तुरंत सेफ्टी रॉड गिरा दिया, सारे के सारे यूरेनियम के फ्यूल रॉड को इसने आके ब्लॉक कर लिया, अब फिजन नहीं हो सकता। एंड सेफ्टी रॉड्स ड्रॉप डाउन एंड कवर इंटायर फ्यूल रॉड्स। सवाल पे आ गए बच्चों, 2001। एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर फिजन इज ड्यू टू सम मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। सही बात है। टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्रैगमेंट्स इज मोर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंटल एलिमेंट। टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्रैगमेंट्स इज मोर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंटल एलिमेंट। सही तो ये भी है,
टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन नहीं, वो भी वैसे ज़्यादा ही होगी। टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्रैगमेंट्स इज ग्रेटर देन दी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये भी बात तो सही वैसे। टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्रैगमेंट इज लेस देन दी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंटल एलिमेंट, ये बात तो गलत है, ये बात सही है, ये बात सही है। टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्रैगमेंट इज इक्वल टू दी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंटल एलिमेंट, तब तो रिएक्शन ही ना होगा भैया, है ना, ये तो गलत है। टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट क्या होती है, ज़्यादा होती है, हमने देखा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, बट अब सवाल क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही है, पर सवाल क्या है, बातें तो दोनों सही है, पर यहां पूछ क्या रहा है, एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर फिशन इज ड्यू टू, किस वजह से एनर्जी रिलीज हुई, मास डिफेक्ट की वजह से, सम मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे आपको एप्रोप्रिएट आंसर मानना होता है, तो ये एप्रोप्रिएट है। एनर्जी रिलीज का रीजन पूछ रहा है, इट्स ड्यू टू, किस वजह से रिलीज हुई, किस वजह से रिलीज हुई, बिकॉज मास कन्वर्टेड टू एनर्जी, कन्वर्टेड बोल लो, डिसअपियर हो गया, एनर्जी के फॉर्म में दिखने लगा। नेक्स्ट 1998 इक्वेशन लिखी है, बैलेंस करना है, मास नंबर एटॉमिक नंबर बैलेंस कर दो, खत्म। कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग फिजन, अब ये तो फिजन और फ्यूजन हो अपने से क्या, अपने को पता है, मास नंबर एटॉमिक नंबर बैलेंस करना है, क्या है 235 92 प्लस न्यूट्रॉन गिव्स क्या, स्ट्रॉन्टियम 90 और नीचे कितना है 38 प्लस क्या निकलेगा, न्यूट्रॉन वगैरह भी हैं, मैच कराना पड़ेगा, अब इसमें तो क्या ही कर सकते हैं, 90 प्लस, चलो देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं x और यहाँ पे न्यूट्रॉन, है ना। सो x के बारे में बात करें बेटा, न्यूट्रॉन के नीचे कितना होता है 0 ऊपर 1, तो पहले नीचे वाला बैलेंस करते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन गायब है उसमें ना, एटॉमिक नंबर 92, यहाँ 38, तो 38 में कितना और दे दें, 92 हो जाए, 30 में 50 और दिया 80, 88, 54 आई थिंक, 50 30 यस 54, ये हुआ ख़त्म। ऊपर की बात करें बेटा, ये हुआ 1, वो हुआ 90, 91, तो ये कितना चाहिए होगा 235, 236, 236 माइनस 91, 236, तो 236 में से 90 गया 246 और उसमें से एक और गया 245, 145, हाँ हाँ मतलब 236 है 145, ऐसा कोई कन्फिग्रेशन, हाय राम ऐसा कोई कन्फिग्रेशन ही नहीं है, मैच कर गया क्या, 146 और 90, 236 मैच कर गया। अच्छा तो अब गिवन ऑप्शन से मैच कराना होगा, चलो भैया इसे ना हो पाए, चलो रे डोली उठाओ और एक एक करके मैच कराएं, इसको देखते हैं 143, यार ऐसे कैसे हो सकता है, पर्टिकुलर ऑप्शन ही तो मैच करेगा, एक्स का एटॉमिक नंबर तो 54 ही आएगा ना, उसमें तो न्यूट्रॉन का कोई लेना देना ही नहीं है, तो 54 तो डन है, ये तो डन है, 50 30 80 92 ये तो डन हो गया। सो एक्स तो 54 है, 3 ऑप्शंस में से एक है। अब न्यूट्रॉन के बैलेंसिंग की बात करें तो हुआ ये 91 और वो 236, 3 न्यूट्रॉन है कि 1 न्यूट्रॉन है, ये भी तो बात है। तो भैया जी पहले वाले में देखो पॉसिबिलिटी है क्या, 143 और 3 146, अगर 143 रख दें 143 और ये 3 ले लिया, सो 143 और 3 146 और 90 236 मैच तो कर गया। दूसरे वाले में देखो 145 और 3 148 नहीं मैच किया। तीसरे वाले में देखो 142 और 3 145 और 90 नहीं मैच किया। चौथा वाला 142 नहीं मैच किया, तो ये पहला वाला मैच किया। ठीक है, तो मास नंबर में थोड़ा हमको देखना पड़ गया कि भाई कौन सा मैच कर पाएगा। 143 और 3 146 और 90 236 मैच कर गया। 145 और 3 148 और 90 नहीं 238। 142 और 3 145 नहीं मैच किया। वैसे भी 57 इसको ले नहीं सकते थे। चलो नेक्स्ट 1997 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्शन। इतना पढ़ाया गलत मत करना। मॉडरेटर कैडमियम मत बोलना, वो कंट्रोल रॉड है। मॉडरेटर क्या है? हैवी वाटर। नेक्स्ट द पावर ऑब्टेन्ड इन अ रिएक्टर यूजिंग 2011 का सवाल है। द पावर ऑब्टेन्ड इन अ रिएक्टर यूजिंग 235 डिसइंटीग्रेशन इज 1000 किलोवाट। द मास डिके ऑफ यूरेनियम पर आर इज, पर आर कितना मास डिके होगा? तो पावर ऑब्टेन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर यूरेनियम 235 डिसइंटीग्रेशन 1000 किलोवाट, मास डिके ऑफ यूरेनियम पर आर। सो पहले एनर्जी निकाल लेते हैं पर आर।
एनर्जी रिलीज्ड पर आवर, तो बेटा हमें दिख रहा है एनर्जी रिलीज्ड इज 1000 किलो वॉट, मतलब 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो, है ना। वाट का मतलब जूल्स पर सेकेंड, इतनी एनर्जी निकल रही है पर सेकेंड। और हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, द मास डिके ऑफ U-235 पर आर पूछ रहा है, और एनर्जी डिके क्या दी है हमको, द पावर ऑब्टेन न्यूक्लियर रिएक्टर यूजिंग इतना इज पर सेकेंड बता रहा है। तो पहले एनर्जी रिलीज पर आर भी तो निकाल लें, तो कितनी हो जाएगी 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 किलो, और वाट मतलब जूल्स पर सेकेंड लिख लिया। पर आर में कितना होगा बेटा 60 मिनट्स 60 सेकेंड्स, तो सेकेंड से सेकेंड्स कैंसिल, इतने जूल्स ऑफ एनर्जी निकली, कितनी हो गई है 36 इंटू 10 टू द पावर 3 3 6 और 2 8, इतने जूल्स ऑफ एनर्जी निकल रही है पर आर। अब मास निकालना है तो बेटा बहुत ही आसान है, E इज इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, या शॉर्टकट लगा ले, पर ध्यान से देखो यहाँ पे मास ग्राम वगैरह में दिया है ना, मास मतलब एएमयू में नहीं है, तो काहे भाई, अरे काहे भैया मेहनत करोगे एएमयू में निकाल के फिर उसको ग्राम में चेंज करो, वाई डू सच अमाउंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मेहनत, लेट्स डू इट लाइक दिस ओनली। एनर्जी कितनी आई है 36 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल्स, डेल्टा एम मुझे पता नहीं, जूल्स भी हटाई दो, ऐसा ही यूनिट में खेल लेते हैं, मतलब डेल्टा एम मुझे पता नहीं है, सी स्क्वायर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर, सो 36 इंटू 10 टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 की पावर 8 लिख सकते हैं। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 कैंसिल। डेल्टा एम इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 की पावर -8, SI यूनिट में kg। ग्राम में बात करें बच्चों तो ग्राम में कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम, कितना हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर -5 ग्राम। आंसर बेटा किस में है, माइक्रोग्राम में। सो 1 ग्राम है 10 की पावर 6 माइक्रोग्राम, सो डेल्टा एम इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर 6 माइक्रोग्राम, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 40 माइक्रोग्राम इज द आंसर। क्लियर है, तो यहां पे बच्चों आज का सेशन होता है समाप्त। अगले लेक्चर में मिलेंगे और पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन, और आप लोग अब मुझे टेलीग्राम में या इवन कमेंट में भी बता सकते हैं, अगर कुछ पॉजिटिव लिखना है आपको बताना हो तो आप मेरे को बता सकते हैं किस तरह से आप लोग किन किन टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं, उनकी लिस्टिंग हम लोग बनवाएंगे थ्रू आवर टीम, जिनको बैचेस हैंडल करते हैं जो लोग, सो उनके थ्रू टेलीग्राम पे भी आप बताएंगे तो वहाँ से भी मैं कंपाइल्ड लिस्ट बनवा सकता हूँ। और इवन वी कैन यूज़ द अनाउंसमेंट सेक्शन ऑफ द न्यू ऐप। अभी भी ऐप में जिसको इश्यूज़ आ रहे हों वो 12.40 वर्जन ऐप पे आने की कोशिश करें। कोशिश कैसे करनी है, प्ले स्टोर में जाके ऐप को अपडेट करना है, और अपडेट का ऑप्शन ना मिले तो इंस्टॉल कर लेना। फिर आपके होम पेज पे जाके लेफ्ट वर्टिकल में टॉप पे, लेफ्ट ऐप के होम पेज पे लेफ्ट टॉप पे आपको 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखेंगी, उन पे क्लिक करोगे तो नीचे आके आपको लॉग आउट होता है, उसके जस्ट नीचे ब्लू कलर का ऐप वर्जन दिखेगा। अगर वो 12.40 है तो एवरीथिंग इज गुड। उसके बाद अगर कोई इश्यूज़ है तो हमारे एंड से हम उस पर सॉल्व करने में लगे हैं। लाइक अच्छा टेस्ट नहीं खुल रहा था तो उसको भी हम लोग अभी रिजॉल्व कर देंगे, कल सुबह तक बैक एंड इशू हो रखा था, और कोई इशू तो इधर बीच नहीं है। बाकी लैग कर रहा है, वीडियो की क्वालिटी नहीं चेंज हो रही है, इस तरह के इश्यूज़ हैं तो दैट आर रिजॉल्व ऑलरेडी। बाकी वी आर वर्किंग ऑन इट। आपने देखा होगा ऐप का नया हम लोग ने अपडेट लाया, उसमें काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हुई और कुछ प्रॉब्लम्स भी ऑफकोर्स आई हैं जिसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो अगले 7-8 दिन के अंदर अपडेट्स और आने वाली हैं, कुछ और भी अपडेट्स पे वर्क कर रहे हैं हम लोग, लगातार अपडेट्स पे वर्क कर रहे हैं। आपकी टेक्निकल चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उसमें कुछ गड़बड़ी रह जाती है हमेशा, तो अभी और अपडेट्स लाएंगे। जैसे आपने कहा पूरा डिज़ाइन चेंज हो गया, अब आपके बैचेस के अंदर बैचेस माई बैचेस, अब वहाँ पे एक फ्री बैचेस सेक्शन आएगा बहुत जल्द। अब आप अपना टेस्ट अपने ऐप अपने बैच के अंदर से देना स्टार्ट कर दोगे, शायद अभी ये फीचर आ चुका है। मेरे को बैठना पड़ेगा टेक वालों के साथ, जैसे कंपनी बड़ी हो रही है मेरे को भी चीज़ें कुछ कम पता रहती हैं टेक की, तो ऐसा समय आ चुका है या आने वाला है जब आप अपने टेस्ट को बिना टेस्ट सेक्शन में जाएं अपने बैच के अंदर से टेस्ट अटेम्प्ट कर दोगे सीधा। सो ये भी एक अच्छा फीचर हम लोग का, इस तरह की काफ़ी यूज़र फ्रेंडली फीचर है। उस बीच में काफ़ी ऑब्स्टिकल भी आते हैं, और वो ऑब्स्टिकल यही होते हैं कि कुछ ना कुछ कहीं API छूट जाता है, कोई कहीं प्लगइन छूट जाता है,
तो उसको सही करना पड़ता है। कुछ चेंजेस हम हमारी तरफ से होते हैं, कुछ जिनकी सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ से कुछ चेंजेस हो गए, तो ये सब होता रहता है। ठीक है, बाकी क्या है, बाकी नीट की तैयारी करो यार, पढ़ाई करो अच्छे से। और बताओ और क्या कर सकते हैं, कमेंट्स में मेरे को बताना। पढ़ने लायक होगा तो कमेंट्स पढ़ेंगे। और उसके बाद कोशिश करेंगे कि आपका न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद आपको यूनिट्स डायमेंशन करा दिया। जैसे सिलेबस तुम्हारा कुछ बचा नहीं था, तुमने जितना भी ये किया है इतना बवाल, कुछ बचा नहीं है तुम्हारा, सिलेबस हो गया। अब तुमको रिवीजन करना है, टाइम तुम्हारे पास बचा है। ठीक है, बाकी उम्मीद में मैं रिवीजन करा रहा हूँ, तो अगर आपके कोई बहुत पुराने टॉपिक्स एकदम जीरो हैं तो आप उम्मीद में बिल्कुल देख सकते हो। उम्मीद पढ़ाते पढ़ाते मेरे को जो चीज़ें फील हुई कि यार ये भी काश बैच में बता दिया होता है, या इस तरह की चीज़ें अगर बैच वैसे बताता, तो मैंने वो चीज़ें नोट डाउन करके रख ली है। तो 1 तारीख के बाद वो सब भी चीज़ें लाएंगे, LOIC लाएंगे, लेवल अप लाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें करेंगे। बाकी मेरे ख्याल से जितना ज़्यादा रिविजन करो और टेस्ट दो, इतने टेस्ट जो पढ़े हैं ना, यकीन कि वो कूड़ा नहीं है, वो मेहनत है हमारी, आपकी, टीम की, सबकी वो मेहनत है। पूरे टेस्ट उनको दिल से दो, है ना। पहला टेस्ट देखो, सिलेबस देखो, पढ़ो, फिर जाके उसको अटेम्प्ट करो। दूसरा टेस्ट देखो, तुम्हारे पास एम्पल टाइम है, जो सच बात है। अगर पढ़ना चाहो तो एम्पल टाइम है, ना पढ़ना चाहो तो कोई समय नहीं है ना। फिर हमेशा दिक्कत है। इसका उल्टा भी वैसे कई लोग बोलते हैं, अगर पढ़ना चाहो तो टाइम कम है। जो एक्चुअली में पढ़ रहा होगा उसको टाइम कम भी लगेगा। जो बहुत पढ़ाई कर रहा हो, कह रहा हो यार और टाइम मिल जाता है, ये भी होता है ना। तो समय है, अभी आप तैयारी करिए अच्छे से, अभी आपके पास टाइम बाकी है। गिव अप नहीं करिए। आप लोग में से कई लोग गिव अप करने लगे थे कि यार अब नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आप सबके लिए, आप सभी को दिख रहा होगा कि जो चीज़ें हो रही हैं, तो समझ ही रहे हो। तो अभी पढ़ाई कर सकते हो, अभी समय बाकी है अच्छे से, है ना। अभी टाइम बाकी है, बस अब मिस्टेक्स मत करो। कंटेंट पूरा है तुम्हारे पास। अब तुम ये नहीं कह सकते सर क्या पढ़े, ये टॉपिक नहीं समझ में आया। कह दो तुम फिजिक्स में ये टॉपिक नहीं समझ में आया, बोल दो ये बात, अच्छे से बोलो, कलेक्टिवली बोलो, मैं पढ़ा दूंगा। यही तो होगा ना। यूट्यूब पे पढ़ा रखा है 11, देखो अगर सच फिजिक्स की ही बात करें हम लोग, 11 पढ़ाया यूट्यूब पे, 12 पढ़ाया, यकीन के अंदर पढ़ाया, तो कंटेंट तो हर जगह है। DPPs है तुम्हारे पास, है ना, वीडियो सोल्यूशंस हैं उनके। कितना मतलब पॉइंट करो, ये नहीं आया, नहीं आया, लास्ट में रीज़न बस एक ही रीज़न बचा है कि मैंने पढ़ाई नहीं की। अब उस रीज़न को हटाना है ना। केमिस्ट्री को लेकर तुम्हारी जो शिकायतें थी, देन सर्वेश सर के लेक्चर्स आ रहे हैं, सर्वेश सर अभी भी कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं। तो आपको पूरी केमिस्ट्री पढ़ाई गई। सर स्टार्टिंग के 1-2 महीने 3 महीने खराब हुए, तो तुमको मिल रहे हैं ना वो एक्स्ट्रा 2 महीने, उसको कवर करो ना। ब्लेम देना बंद करो सबको। ये सारे ब्लेम्स देना, सोचो आज से 5 साल बाद क्या बताओगे कि एक फिजिक्स वाला के ऐप में हमने एनरोल कर लिया था नीट की प्रिपरेशन पहले, वहां केमिस्ट्री की फैकल्टी ने 2 महीने खराब पढ़ाया था, उसके बाद सही आ गया था। ये नहीं बताओगे, नहीं तो गायब कर दोगे, तो बोला खराब पड़ा। सोचो ना, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं बन रहा। अब समय 2 महीने एक्स्ट्रा भी तो मिले। चलो मैं लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूँ, लेक्चर की लेंथ बड़ी हो जाएगी। आप लोग से फिर कभी लाइव आके बात करते हैं। 1 तारीख को आते हैं लाइव, ठीक है। 1 तारीख को लाइव मिलते हैं, खबर फैला दो। 1 तारीख को मिलते हैं लाइव, यकीन बैच से। सब लोग आ जाओ, बातें करते हैं, वापस से तैयारी करते हैं फुल जोश में।